है ना, उसमें हम लोग देखे थे परचेसिंग पावर ऑफ मनी क्या होता है, परचेसिंग पावर ऑफ मनी और इन्फ्लेशन के बीच का क्या रिलेशन था। फिर हम लोग डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट देखे थे, फिर हम लोग जीडीपी ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन के बीच का रिलेशन देखे थे। फिर हम लोग देखे थे कौन-कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लेशन मतलब जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। फिर हम लोग देखे थे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आज हम लोग देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन देखेंगे और लास्ट क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट कैसे डायरेक्टली एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अभी मैं बता देता हूँ आज के लेक्चर में अपन क्या-क्या देखेंगे, क्लियर है? देखो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जिसमें हम लोग देखेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, गैलोपिंग क्या होता है, वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं। एक तो हो गया डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा हो गया सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, ये टर्म्स का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का कॉजेज आज हम लोग देखेंगे थोड़ा अच्छे से। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन इन सबको देखेंगे। फिर कुछ-कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड उसको कवर करेंगे। जैसे डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, रीफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिलिप कर्व इसके बारे में देखेंगे। फिर जिस टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन में आता है वो टॉपिक ये है इन्फ्लेशन का एप्लीकेशन पे कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है, जो क्रेडिटर्स हैं उन पे क्या इफेक्ट है, जो मतलब लोन देने वाले पे क्या इफेक्ट होता है, लोन लेने वाले पे क्या इफेक्ट होता है, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस पे क्या इफेक्ट होता है, इनकम पे, सेविंग पे, टैक्स पे, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट, आयात निर्यात इन सब पे हम लोग देखेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, सोशल इफेक्ट्स, ये सब सब कुछ मतलब हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या-क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इन्फ्लेशन का कोशिश करेंगे, जो पीवाईक्यूज है प्रीवियस ईयर पेपर 2013 से लेकर के 2025 तक इन्फ्लेशन क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो 2023 से 2025 तक जितने भी आए हैं वो कोशिश करेंगे कवर करने का और फिर नेक्स्ट टॉपिक भी अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट क्लास में अपन फिर उसको स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग इन्फ्लेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देख लो। इन्फ्लेशन का जो टाइप है ना, कुछ नहीं इसको हम लोग जो डिवाइड मतलब अ, ये जो इन्फ्लेशन है, इसको जो हम लोग पढ़ते हैं, इसका टाइप्स हम लोग बेसिकली जो है वो ग्रोथ रेट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। क्लियर है कि कितने तरह के होते हैं। जैसे सपोज कर लो अगर इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ रहा है, मान लो अगर कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट पहले 100 रुपए का था। 1 साल बाद 1% का महंगाई हुआ, इन्फ्लेशन हुआ और उसके बाद अब उसका प्राइस जो है वो 101 रुपए हो गया। मतलब जो सामान पहले 100 रुपए में मिल रहा था, अब वो 101 रुपए में मिल रहा है। मतलब 1% का इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट है। तो अगर ये इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट जो है 1% से 3% के आसपास रहे, तो उस केस में वैसे इन्फ्लेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्लियर है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। लेकिन वही अगर इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट जो है 3% से लेकर के 9% के बीच में रहे, तो उसको हम लोग वॉकिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्लियर है? 9 भी बोल सकते हो और 10th भी बोल सकते हो, कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर सपोज़ कर लो ये जो इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई देखने को मिल रहा है। डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट में देखने को मिल रहा है कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 20% हो सकता है या 900% हो सकता है, 800% हो सकता है। मतलब डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट में अगर इन्फ्लेशन ग्रो करना स्टार्ट हो जाए, तो उसको जो है हम लोग गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। और हाइपर इन्फ्लेशन कब होता है? ये बहुत ही रेयर सिचुएशन है, जो मतलब हिस्ट्री में कभी-कभी देखने को मिला है। याद होगा अगर 9th या 10th क्लास का हिस्ट्री बुक पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा सबने कि जर्मनी में एक बार महँगाई इतना ज़्यादा हो गया था कि मतलब लोगों को अगर फ्यूल खरीदना होता था आग जलाने के लिए, तो वो जो है मतलब करेंसी को ही जलाते थे। मतलब जो नोट्स का बंडल है उसी को जलाना प्रेफ़र करते थे। क्यों? क्योंकि जो फ्यूल था मतलब जो लकड़ी वग़ैरह था या जो फ्यूल था वो उससे ज़्यादा महँगा था। मतलब वो करेंसी को ही जलाना ज़्यादा मतलब करेंसी को जला करके आग तापना ज़्यादा सस्ता पड़ता था बजाए कि करेंसी से हम लोग जाएँ और जाकर के फ्यूल खरीदें। क्योंकि एक करेंसी को खरीदने मतलब हो सकता है
लकड़ी का टुकड़ा या केरोसिन ऑयल को खरीदने के लिए हो सकता है एक ट्रक भर के मतलब आपको जो है वो करेंसी ले जाना पड़ता है। मतलब इस टाइप का सिचुएशन हो जाता था। तो हाइपर इन्फ्लेशन कुछ वैसा ही सिचुएशन होता है कि अगर जो महँगाई है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ़्तार से बढ़े, मतलब मिलियंस और ट्रिलियंस टाइम, क्लियर है? मतलब करोड़ों, मतलब इन्फ्लेशन का जो इंक्रीज रेट है वो इन करोड़ है, इन लैक्स है, वैसा 10 लैक्स करोड़ या मतलब 100 करोड़ ऐसे में अगर जा रहा है तो उसको हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, जर्मनी में जो है हाइपर इन्फ्लेशन आया था वर्ल्ड वार के टाइम पे। जिम्बाब्वे में जो है 2008 में आया था, जिसमें एक साल में मतलब जो चीज 100 रुपए में बिक रहा है वो चीज अगले साल जिम्बाब्वे में कितने में बिक रहा था, 90 बिलियन ट्रिलियन परसेंट मतलब बढ़ गया था। क्लियर है? मतलब हर 24 घंटे में प्राइस जो है वो डबल हो जाता है। मतलब अभी जो है अगर मान लो 100 रुपए है तो अगले हफ्ते जो है वो मतलब 200 रुपए हो गया। अगले दिन, उसके अगले दिन जो है वो 400 रुपए हो गया। उसके अगले दिन जो है 800 रुपए हो गया। उसके अगले दिन 1600 रुपए हो गया। मतलब इस तरीके से हर दिन प्राइस डबल हो जाता। सेम वेनेजुएला का केस है कि मतलब 53 मिलियन परसेंट, मतलब ये सब कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। मैं बस समझा रहा हूँ कि हाइपर इन्फ्लेशन कब होता है, जब ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है मिलियंस या ट्रिलियन टाइम्स ऐसे बढ़ना स्टार्ट कर दे। गैलोपिंग इन्फ्लेशन के केस में हम लोग क्या देखें कि ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है डबल या ट्रिपल डिजिट में हो जाए, और यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है वो सिंगल डिजिट में हो रहा है लेकिन 3% से कम है, और वॉकिंग इन्फ्लेशन जो है 3% से 10% के बीच में है। क्लियर है? अब हम लोग जो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। देखो जो इन्फ्लेशन है ना, इसको मेजर कैसे किया जाता है। गवर्नमेंट जो है इसको 2 लेवल पे मेजर करता है। एक को बोलते हैं हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नाम से ही बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जब बात हो रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब महँगाई को नापा जा रहा है होलसेल लेवल पे। क्लियर है? होलसेल लेवल पे मतलब अभी जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, वो जब मतलब बना रहा है और उसको कितना सामान महँगा पड़ रहा है। मतलब उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह है, वो सब बनाने के बाद वहाँ पे जो महँगाई हो रहा है, उसको हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। मतलब डब्ल्यूपीआई जो है वो क्या मेज़र करता है? वो चेक करता है कि जो भी कमोडिटीज़ है, गुड्स वगैरह जो भी है, उसका होलसेल लेवल पे क्या प्राइस बढ़ रहा है। क्लियर है? अभी तो हम लोग जैसे देखते हैं रिटेल लेवल पे दुकानदार वगैरह हम लोग को कितना महँगा दे रहा है कि मान लो मैगी ₹5 का था, ये जो है ₹6 का बिकना स्टार्ट हो गया। तो ये जो होगा वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आएगा। लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या है कि होलसेलर जो है उसको पहले मैगी मान लो ₹4 का मिल रहा था, अब वो ₹5 का मिलना स्टार्ट हो गया। तो होलसेलर के लेवल पे जब मतलब कमोडिटीज का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। अब एक बात बताओ, होलसेल में हम लोग कभी भी सर्विसेज को मेजर कर सकते हैं क्या? हाँ, सर्विसेज तो हमेशा रिटेल लेवल पे होगा ना, कि कोई टीचर है वो पढ़ा रहा है तो मतलब उसका जो भी प्राइस है वो बढ़ाएगा तो इन्फ्लेशन होगा। होलसेल लेवल पे तो केवल गुड्स ही हो सकता है। तो इसीलिए ये चीज ध्यान में रखना कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसमें केवल गुड्स को मेजर किया जाता है, बट जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों को मेजर किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो किसी भी इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन का जो ट्रू पिक्चर है, वो ट्रू पिक्चर कौन दिखाएगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिखाएगा ना, क्योंकि ये जो है ये सब कुछ दिखाएगा कि गुड्स और सर्विसेज सब कुछ किस तरीके से महंगाई कैसे बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये चीज ध्यान में रखना, ये सब एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, आरबीआई जब इन्फ्लेशन को टारगेट करता है या इन्फ्लेशन को मॉनिटर करता है आरबीआई, जो हम लोग बैंकिंग में और डिटेल में देखेंगे। ऐसे लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि आरबीआई किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इंटरेस्ट रेट को घटाता है या बढ़ाता है ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। तो आरबीआई जब इन्फ्लेशन रेट को जब वहां पे कंसीडर करता है तो ध्यान में रखना वो जो है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स को कंसीडर नहीं करता है, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंसीडर करता है। क्लियर है? अब बस यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज क्या ध्यान में रखना है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसको पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। फैक्चुअल चीज है, इसको ध्यान में रखना, याद कर लेना। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसको पब्लिश करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्लियर है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। और दोनों जो है मंथली बेसिस पे रिलीज होता है। क्लियर है?
आसान भाषा में अगर बोला जाए तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन होता है वहां पे होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर किया जाता है, क्योंकि होलसेलर जो है वही वहीं पे तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन में मेजर किया जाता है, क्योंकि सबसे फाइनल स्टेज ट्रांजैक्शन का क्या होता है, लेन देन का, कि कंज्यूमर को, कि दुकानदार जो है वो क्या कर रहा है, सीधा कंज्यूमर को बेच रहा है, तो वहां पे मेजर किया जाता है। क्लियर है? तो ये जो है ये ओवरऑल पिक्चर हम लोग देखें कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि इससे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट काफी सारा एमसीक्यूज ऐसा मिल जाएगा जहां पे हेडलाइन इन्फ्लेशन का इस्तेमाल होगा या कोर इन्फ्लेशन लिखा हुआ होगा। और अगर आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होगा तो वहां पे फिर आप क्या करोगे, वो एमसीक्यू या वो क्वेश्चन गलत मतलब सॉल्व करके आ जाओगे। तो सिर्फ ये टर्म ध्यान में रखना है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो, जब हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन बात करें ना, तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन में लगभग सब कुछ आ गया। एक तरीके से ये सीपीआई ही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही है। इसमें सब कुछ आ जा रहा है, गुड्स और सर्विसेज। क्लियर है? सारे गुड्स एंड सर्विसेज आ जा रहा है। लेकिन जब हम कोर इन्फ्लेशन का बात कर रहे हैं, तो कोर इन्फ्लेशन में यहाँ पे ध्यान में रखना, कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसा होता है ना जो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है, मतलब जिसका प्राइस बहुत ही जल्दी फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे बहुत जल्दी होता है। जैसे सपोज कर लो फूड्स हो गया, ये फूड का प्राइस जो है वो क्या है, बहुत ही जल्दी मतलब ऊपर नीचे होगा। तो ये क्या करेंगे हम लोग, इस चीज को हटा देंगे। मतलब जो कोर इन्फ्लेशन है, उस कोर इन्फ्लेशन में हम लोग क्या कहते हैं, जो भी चीज वोलाटाइल है, जैसे सपोज कर लो पेट्रोल का दाम है, ये पेट्रोल का दाम बहुत जल्दी ऊपर नीचे बढ़ता घटता रहता है। तो उस केस में मतलब जो भी चीज वोलेटाइल होता है, जैसे फूड हो गया, फ्यूल हो गया, क्लियर है, इन चीजों को हटा करके जब मतलब हम लोग इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, तो उस इन्फ्लेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर इन्फ्लेशन। मतलब अगर आसान भाषा में मैं बताऊं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या है कि नॉर्मल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टाइप ही है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो वही ही है, जिसमें हम लोग क्या करें, टोटल इन्फ्लेशन मेजर करें गुड्स और सर्विसेज का। लेकिन कोर इन्फ्लेशन के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं किसको, वो कंपाउंड्स को जो वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब क्या, जिसका प्राइस बहुत ज्यादा बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है, जैसे फ्यूल्स हो गया, फूड हो गया, ये सब जिसका प्राइस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट कर रहा है। कि सपोज कर लो मतलब जैसे मॉनसून अगर लेट से आया या बारिश बहुत ज्यादा हो गया या कोई भी ऐसा डिजास्टर आ गया, तो फूड का प्राइस, फ्यूल का प्राइस, ये सब जो है ये वैरी कर सकता है। क्लियर है? तो बस ध्यान में रखना, कोर इन्फ्लेशन जो है इसको मेजर इसलिए किया जाता है ताकि मतलब एक तरीके से फूड और फ्यूल को, इन दोनों को हटा दिया जाए, तो उसके बाद देखा जाता है कि ओवरऑल जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है वो किस रेट से ग्रो कर रहा है। क्लियर है? वो थोड़ा ज्यादा सस्टेनेबिलिटी बताता है। क्लियर है? तो बस यही डिफरेंस है। ये समझ में आया हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन है क्या? एक में जो है वोलेटाइल कंपाउंड्स जो है मतलब वो वोलेटाइल प्रोडक्ट जैसे फूड और फ्यूल जो है उसको एलिमिनेट कर दे रहे कोर इन्फ्लेशन में, और हेडलाइन इन्फ्लेशन में उस इन दोनों को इंक्लूड किया जा रहा है, और बाकी सेम, बाकी सारे प्रोडक्ट्स दोनों में सेम है। बस ये महंगाई नापने का तरीका है। समझ में आया क्या? यस सर। देखो, अब एक चीज और जो इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, ये जो सेंट्रल बैंक है ना, जैसे आरबीआई, आरबीआई जब इन्फ्लेशन को कंसीडर करता है, कि मतलब इन्फ्लेशन को कंसीडर करके जब वो अपना मॉनेटरी पॉलिसी तय करता है कि कब उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, मतलब जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि कब वो रेपो रेट बढ़ाएगा, कब घटाएगा, मतलब जो हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट को आरबीआई जो घटाता है बढ़ाता है मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सेंट्रल बैंक है ना, वो जब इन्फ्लेशन कंसीडर करेगा तो वो कोर इन्फ्लेशन को कंसीडर करके जो है यहाँ पे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फूड और फ्यूल का प्राइस जो है वो तो बहुत ही जल्दी फ्लक्चुएट करता है, तो आरबीआई अपना पॉलिसी जो है इतना जल्दी फ्लक्चुएट नहीं करता है। समझ में आ रहा है? वो देखता है बाकी जो कोर इन्फ्लेशन है, जो कोर प्रोडक्ट्स है, मतलब फूड और फ्यूल को छोड़ करके बाकी जो प्रोडक्ट्स है उनका मार्केट में क्या कंडीशन है, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन मतलब उनका महंगाई या उनका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा जल्दी ऊपर नीचे नहीं होता है। तो वो उन प्रोडक्ट्स को कंसीडर करता है और उसके हिसाब से आरबीआई जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट घटाता बढ़ाता है। समझ में आ जाए? तो ये चीज ध्यान में रखना कि आरबीआई जो सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो प्रियोरिटाइज किसको करते हैं, वो करते हैं कोर इन्फ्लेशन को। क्लियर है?
ज्योटाइज कोर इन्फ्लेशन टू डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। अब देखो, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा इन्फ्लेशन का क्या क्या कॉज है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, लगभग चीज ये सब हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं, बट फिर भी क्योंकि आज हम लोग को इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन देखना है तो उसके लिए ये सबको एक बार अच्छे से देख लेते हैं और काफी कुछ नया भी होगा और बहुत कुछ जो है वो रिकॉल भी हो जाएगा। क्लियर है? देखो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इन्फ्लेशन का मतलब। मैंने बताया था कुछ कुछ चीज जिसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब मैंने क्या बताया था कि कोई भी चीज महंगा हो जा रहा है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो प्राइस है, इन्फ्लेशन का मतलब अगर आसान भाषा में बोला जाए तो प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर महंगाई हो जाए इसका मतलब क्या, जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है, परचेजिंग पावर जो है ये क्या हो रहा है, मनी का घट जा रहा है। क्योंकि पहले ये सारा चीजें मुझे फिर से तो नहीं बताना पड़ेगा कि परचेजिंग पावर कैसे घट रहा है बढ़ रहा है। आई होप ये सब अब क्लियर है लास्ट लेक्चर के बाद। क्लियर है? तो हम लोग देखे थे इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस बढ़ जा रहा है, परचेजिंग पावर घट जा रहा है। फिर हम लोग क्या देखे थे कि जिस कंट्रीज में, एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे, जिस कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई होता है उस कंट्री में क्या है, इंटरेस्ट, बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब जो कंट्रीज कंट्रीज विथ हाई इन्फ्लेशन रेट, ये सारा चीज हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। क्लियर है? अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो लास्ट लेक्चर एक बार अच्छे से देखना, तभी ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग क्या देखे थे कि वो कंट्री जिसका इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है वहां पे हम लोग को क्या देखने को मिलता था, बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है वो भी ज्यादा है। क्लियर है? और इंटरेस्ट रेट ज्यादा है मतलब क्या, सेविंग का भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और लोन का भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज और देखो, जैसे सपोज कर लो मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास अभी 1000 रुपए है। क्लियर है? मेरे पास 1000 रुपए है और अब क्या हुआ, अब इन्फ्लेशन 5% से बढ़ गया है। इन्फ्लेशन अगर 5% से बढ़ गया मतलब जो सामान मैं पहले 1000 रुपए में खरीद रहा था, अब वो सामान खरीदने के लिए मुझे कितना लगेगा, 1000, 5% से बढ़ा है मतलब 1050 रुपए लगेगा। क्लियर है? मतलब ये 50 रुपए, अभी मान लो ये 1000 रुपए में मैं 10 पेन खरीद रहा था, अब वही 10 पेन खरीदने में मुझे कितना लग रहा है, 1050 रुपए लग रहा है। क्यों? क्योंकि 5% से इन्फ्लेशन क्या हो गया, बढ़ गया है। इसका मतलब ये जो 50 रुपीज एक्स्ट्रा जो लग रहा है, ये 50 रुपीज एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं टैक्स टाइप है। क्योंकि इन महंगाई है, महंगाई की वजह से हम लोग को क्या देना पड़ा, एक्स्ट्रा कुछ पे करना पड़ा। तो इसीलिए ध्यान में रखो, इन्फ्लेशन को बहुत बार हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन टैक्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन एक काइंड ऑफ टैक्स है, लेकिन वो टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट लगा नहीं रहा है, ये हिडन है। क्लियर है? छुपा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन टैक्स है ये। क्लियर है? तो ये सब चीज हम लोग जो है लास्ट क्लास में देखे थे। अब देखो, अगर ऐसा होगा तो ऐसे केसेस में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो नुकसान हो जाएगा। जैसे मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का सैलरी जो है, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का सैलरी जो है वो कितना है, मान लेते हैं 1 लाख रुपीज है। क्लियर है? अब क्या हुआ, इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय देश में जो है इन्फ्लेशन 5% से बढ़ा, तो अब वो 1 लाख रुपीज में जितना सामान खरीद सकता था, अब वो सेम सामान खरीदने में कितना उसको लगेगा, 1.05 लाख रुपीज उतना लगेगा। मतलब 5,000 रुपए उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वही सेम सामान खरीदने में। तो जो सरकारी जॉब में है, मतलब उन लोगों को तो नुकसान हो जाएगा ना हर साल, कि महंगाई बढ़ते जा रहा है और उसके बाद उन लोगों का मतलब सैलरी वही है। तो इस चीज को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि एक महंगाई बढ़ रहा है और उसकी वजह से उन लोगों का मतलब एक तरीके से सैलरी तो कम हो गया। क्योंकि पहले 1 लाख रुपए में जितना वो अपना घर का खर्चा चला रहा था, अब वो 1 लाख रुपए में नहीं चला पाएगा। अब उसको घर का खर्च चलाने के लिए 1,05,000 चाहिए। तो ये जो 5% जो एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन की वजह से जो बढ़ा है, उसको कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डियरनेस अलाउंस देता है। ये सारा जो टर्मिनोलॉजीज है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। डियरनेस अलाउंस, क्लियर है? डियरनेस अलाउंस क्या होता है, ये एक टाइप का इंक्रीमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हर 6 महीने में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सैलरी में करता है। क्लियर है? इंक्रीमेंट इन सैलरी
by central government in every 6 months। क्लियर है? हर 6 मंथ्स में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक डियरनेस अलाउंसेस करता है। इसीलिए देखो जो मतलब हम लोग फैक्चुअली बचपन में ऐसा पढ़ते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज का सैलरी है वो तो 3 लाख रुपए है। उसके बाद फिर हम लोग देख रहे कुछ टाइम बाद तो वो सैलरी बढ़े जा रहा है। क्लियर है? हर बार जब भी लक्ष्मीकांत का नया बुक आता है तो उसमें सैलरी थोड़ा बढ़ा हुआ दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डियरनेस अलाउंसेस की वजह से क्या हो रहा है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनका सैलरी एडजस्ट होता जा रहा है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहला चीज जो है वो हम लोग देख लेते क्या, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जो यहाँ पे कॉज ऑफ इन्फ्लेशन को ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से देखे थे, बट यहाँ पे हम लोग 2 फैक्टर में बात डिवाइड करेंगे। पहला होगा हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा होगा हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन दोनों को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि ये दोनों है क्या। देखो सबसे पहले आ जाओ डिमांड पुल इन्फ्लेशन में। क्लियर है? नाम से ही पता चल रहा है कि डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। क्लियर है? देखो हम लोग देखे थे कि मान लो मार्केट में किसी भी चीज का अगर डिमांड बढ़ता है तो उस केस में क्या होगा कि जो कंपनी है उस चीज को ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करेगा। क्लियर है? जैसे सपोज कर लो क्या है कि डिमांड जो है अभी कोविड-19 का टाइम है और डिमांड बढ़ गया किस चीज का, सैनिटाइजर का और मास्क का। क्लियर है? मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया। क्लियर है? ये सबका डिमांड बढ़ गया। अब जैसे ही इसका डिमांड बढ़ा तो वैसे ही क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे जो मतलब जिन लोगों के पास भी पैसा था उन लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे वो सब क्या किए, या तो सैनिटाइजर का कंपनी खोलना स्टार्ट कर दिए या तो मास्क मैन्युफैक्चर करना मतलब स्टार्ट करवा दिए। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही डिमांड बढ़ेगा मार्केट में वैसे ही क्या होगा, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? प्रोडक्शन क्यों बढ़ना स्टार्ट होगा? क्योंकि डिमांड बढ़ गया है, मास्क का डिमांड बढ़ गया, कोविड के टाइम में सैनिटाइजर का डिमांड बढ़ गया और कोविड के पहले मास्क और सैनिटाइजर तो दुकान में उतना बिकता नहीं था। तो अब क्या है, सप्लाई बहुत कम था जो जिसकी वजह से दुकानदार जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट में बेच रहा है। क्लियर है? तो दुकानदार को फायदा हो रहा है, जो कंपनीज हैं उनको फायदा हो रहा है, तो इसीलिए अब कंपनी क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो डिमांड बढ़ रहा था तो प्रोडक्शन बढ़ रहा था। क्लियर है? इवन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो। क्लियर है? और इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था तो उसके बाद फिर हम लोग ये साइकिल आगे देखे थे कि ये सब जब होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी पे रखा जाएगा, क्योंकि मास्क अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बनाना है तो बहुत सारा जो टेलर लोग हैं वो बैठेंगे। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा मशीन सेटअप्स करने के लिए ताकि सैनिटाइजर बनाया जा सके, मास्क बनाया जा सके, तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है वो सब बढ़ता है हम लोग का। क्लियर है? एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा। क्लियर है? इनकम अगर बढ़ेगा तो उस केस में क्या है, हम लोग देखे थे मनी सप्लाई जो है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा और जब भी ज्यादा पैसा होगा तो उस केस में क्या देखने को मिलता है कि वो लोग जो है खर्च ज्यादा करते हैं। क्लियर है? और खर्च अगर ज़्यादा करेंगे तो उस केस में क्या है कि डिमांड भी बढ़ेगा और डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन जो है, महँगाई भी जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो है यही साइकिल हम लोग डिमांड प्लस इन्फ्लेशन वाला जो है हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से देख चुके थे। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना कि जब भी इन्फ्लेशन अगर डिमांड बढ़ने की वजह से हो जाए ना, तो उसको हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्लियर है? जब भी लोगों के पास इनकम ज्यादा आएगा, जब भी लोगों का हाथों में पैसा ज्यादा आएगा, तो उस केस में क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा। मतलब अगर सरकार को जो है महंगाई बढ़ाना है तो उस केस में सरकार क्या करेगा, लोगों का सैलरी बढ़ा देगा। क्लियर है? ताकि लोगों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। टैक्स रेट कम कर देगा। फिस्कल पॉलिसी में ये सब हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में कि टैक्स रेट को क्या करेगा, कम कर देगा। कम टैक्स लगेगा तो लोगों के हाथ में पैसा बचेगा, तो उससे क्या होगा, लोग जो है वो खर्च ज्यादा से ज्यादा करेंगे, डिमांड जो है वो मार्केट में जनरेट होगा और उसकी वजह से जो बिजनेसेस है वो ग्रो करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होगा, बिजनेस इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, नौकरी ज्यादा मिलेगा, मतलब इकोनॉमी कहीं ना कहीं थोड़ा ढंग का सिचुएशन में आएगा। क्लियर है? इसीलिए देखो बहुत सारा ऐसा स्कीम्स देखने को मिलता है, जैसे अभी मनरेगा स्कीम था जिसको अभी जी राम जी में कर दिया गया है। क्लियर है? एमजी नरेगा जो है, ये जो स्कीम था, इस स्कीम में देखो होता क्या था, जो भी रूरल हाउस होल्ड्स है, जो गरीब लोग रूरल लेबर्स हैं,
उन सबके पास क्या आ रहा है, इनकम आ रहा है कहीं ना कहीं। और अगर इनकम आ रहा है इसका मतलब क्या, उनके पास मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमी ग्रो करेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा और इस तरीके से इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगा। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है इन चीजों को कंट्रोल करता है। फिर हम लोग एक चीज और देखे थे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन बेसिकली होता क्यों है। ये तो तभी हो रहा है ना जब हमारा डिमांड जो है ये हमारा क्या है, बहुत ही ज्यादा है, किससे, सप्लाई से है। तो डिमांड अगर बहुत ज्यादा है सप्लाई से, तो हम लोग ये भी देखे थे कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं है। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, इन्फ्लेशन तभी तक अच्छा है जब तक मेरा जो ग्रोथ है इनकम का वो ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन से ज्यादा है। तो अगर सपोज कर लो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि जो ग्रोथ ऑफ इनकम है उससे ज्यादा चला जा रहा है, तो वैसे केसेस में तो अब ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए याद है हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि गवर्नमेंट ये काम कभी नहीं करेगा कि डिमांड को कम कर दे, क्योंकि डिमांड जब तक ज्यादा रहेगा उससे तो प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या देखे थे कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्टेप लेता है, जिसमें से एक स्टेप हमारा क्या था, एक स्टेप था हमारा कि जो सप्लाई है सप्लाई को इंक्रीज कर दे। क्लियर है? ये सप्लाई इंक्रीज कर दे। दूसरा हम लोग क्या देखे थे कि मनी सप्लाई घटा दे। मनी सप्लाई को कैसे घटा सकता है, इंक्रीज टैक्स, टैक्स को बढ़ा करके मनी सप्लाई घटा सकता है। क्लियर है? या फिर सैलरी जो है उसका इंक्रीमेंट रोक दे, जल्दी इंक्रीमेंट ना दे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, सप्लाई बढ़ाना होगा। सप्लाई कैसे बढ़ाएंगे, या तो इंपोर्ट कर ले या तो फिर वैसे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर पे सब्सिडीज वगैरह या इंसेंटिव वगैरह गवर्नमेंट जो है वो देना स्टार्ट कर दे। क्लियर है? तो ये तो हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा जो होता है वो हमारा क्या है, वो है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्लियर है? ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है। जैसे सपोज कर लो हम अभी क्या खरीद रहे, शुगर खरीद रहे। क्लियर है? मार्केट से। अब ये शुगर मार्केट में आया कैसे, वो आया होगा गन्ना से। गन्ना जो है वो किसान लोग ऐसा पैदा किया होगा। अब हुआ क्या, मान लो जो है रेनफॉल हुआ नहीं। क्लियर है? बारिश बिल्कुल भी अच्छे से हुआ नहीं, मिट्टी में जो है नमी आया नहीं, तो उसकी वजह से क्या, शुगर केन का जो कल्टीवेशन है, शुगर केन का कल्टीवेशन बहुत कम हुआ। दूसरा ये जो है फार्मर्स जो है, अब क्योंकि शुगर केन का कल्टीवेशन कम हुआ है और फार्मर्स को अपना मतलब जीवन यापन तो करना ही है, तो फार्मर्स क्या किए, ये शुगर केन को जो है वो थोड़ा महंगा बेचे। क्लियर है? महंगा किसको बेचे, मिल्स को। अब मिल्स के पास क्योंकि शुगर केन ही महंगा आया है, और दूसरा ये है कि मिल्स में जो भी वर्कर्स है उन लोग भी अपना सैलरी बोल रहे बढ़ाने के लिए, और मिल का ओनर मान लो कि जो मशीन यूज कर रहा है मिल में, वो मशीन भी महंगा आया, मतलब जो भी लागत है वो सारा लागत क्या हो जाए, मिल ओनर को महंगा बन पड़ रहा है। तो वैसे केसेस में अब ये जो मिल ओनर है वो क्या कर रहा है, वो जो बेचेगा शुगर, वो शुगर कैसा बेचेगा, वो शुगर महंगा बेचेगा। क्लियर है? मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, अगर आसान भाषा में समझो तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे गुड्स और सर्विसेज का दाम बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा है क्या क्या, लैंड, लेबर, क्लियर है, और कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है? ये जो चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इसका प्राइस बढ़े जा रहा है। क्लियर है? अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। या तो जमीन महंगा हो जा रहा है, या तो लेबर अपना वेजेस या सैलरी महंगा डिमांड कर रहा है, या तो फिर जो कैपिटल है, जो मशीन है, टेक्नोलॉजी वगैरह है, वो महंगा पड़ रहा है। क्लियर है? मतलब कहीं ना कहीं गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट जो है वो ज्यादा पड़ रहा है। तो वैसे केसेस में हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलेंगे। जैसे सपोज कर लो, एक एग्जांपल देता हूँ, पेट्रोल का प्राइस मान लो क्या है, बढ़ गया। क्लियर है? पेट्रोल प्राइस जो है वो पहले मान लो ₹80 था, अब ये ₹80 से बढ़ के कितना हो गया, ₹100 हो गया। अब अगर ₹80 से बढ़ करके ₹100 हो गया, तो जो ट्रांसपोर्ट वाला चीज है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सपोज कर लो मार्बल्स। क्लियर है? मार्बल्स झारखंड में तो पाया नहीं जा रहा है, ये मार्बल्स आ कहाँ से रहा है, राजस्थान वगैरह से आ रहा है।
क्लियर है। अब ये राजस्थान वगैरह से जो मार्बल झारखंड में आके बिकेगा, उसमें अब ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो एक्स्ट्रा हो गया ना, क्योंकि उसको वहां से यहाँ लाने में बहुत ही ज्यादा खर्च पड़ेगा। क्लियर है। तो अब क्या होगा कि झारखंड में जो मार्बल बिकेगा वो भी ज्यादा महंगा बिकेगा। हो सकता है जो रॉ मटेरियल्स था वो तो उसी कॉस्ट का था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सर्विसेज का और गुड्स का यहाँ तक पहुंचाने में, वो क्या हो रहा है, वो महंगा हो जा रहा है। तो अब जो बिकेगा वो सामान भी महंगा बिकेगा। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान में रखना। इसीलिए देखो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है ना, इसको बहुत बार कमोडिटी इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। कमोडिटी इन्फ्लेशन। क्लियर है। कमोडिटी इन्फ्लेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सामान है, कमोडिटी मतलब क्या, जो भी वस्तुएं हैं उन सब का, वो सब महंगे हो जा रहे हैं। क्लियर है। उनका जो प्रोडक्शन है वो महंगा हो जा रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, सामान हम लोग को महंगा बिक रहा है। क्लियर है। तो अब अगर यहाँ पे मैं चार्ट बनाऊं, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, ये मैं चार्ट बार बार इतना इसलिए बना दे रहा हूं ताकि आपको ये हैबिट हो जाए ऐसा आंसर राइटिंग में लिखने का। क्योंकि जब तक आप इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट इस तरीके से चार्ट से एक्सप्लेन नहीं करोगे ना, तब तक वो उतना विजुअल अच्छे से रिप्रेजेंट होता नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो वो कब हो रहा है, इंक्रीज, मतलब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा मतलब क्या, प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज बढ़ गया, महंगा बिकेगा। क्लियर है। मतलब इन्फ्लेशन आ गया। दूसरा एक चीज और देख लो, अगर मान लो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो जाए। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मतलब समझते हो ना, रुपए का गिरना। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब ये है, जैसे सपोज कर लो पहले मैं कोई सामान जो है, एक एक डॉलर जो था वो पहले 50 रुपए के बराबर था। अभी क्या हो गया, एक डॉलर जो है वो लगभग 100 रुपए के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि कोई प्रोडक्ट अगर एक डॉलर में बिक रहा है, मान लो आईफोन जो है वो आईफोन 2 डॉलर में बिक रहा है, तो अगर वो 2 डॉलर में बिक रहा है तो पहले मुझे, जब एक डॉलर इक्वल टू 50 रुपए था, तो वो पहले मुझे कितना देना पड़ता था। आईफोन कंपनी जो है वो डिसाइड किया कि इंडिया में जो है वो 2 डॉलर में बेचेगा आईफोन। तो पहले के हिसाब से वो मुझे कितना देना पड़ता, 100 रुपए देना पड़ता। अभी के हिसाब से कितना देना पड़ेगा, 200 रुपए देना पड़ेगा। क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होगा, तो वो सारा प्रोडक्ट जो भी हम दूसरे देश से भारत में ला रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे, जिसका आयात कर रहे, वो सारा क्या होगा, वो सब चीज तो महंगा हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे हम लोग आईफोन का एग्जाम्पल देखें। क्लियर है। कि आईफोन पहले, मतलब आईफोन कंपनी का ओनर सोचा कि इंडिया में 2 डॉलर में आईफोन बेचेंगे। अगर जब एक डॉलर इक्वल टू 50 रुपए था, तो उस टाइम के हिसाब से इंडिया में वो कितने में बिकता, 100 रुपए में बिकता। अभी जो वो सेम आईफोन है, लेकिन एक डॉलर इक्वल टू 100 रुपए के बराबर हो गया है, तो वैसे केसेस में इंडिया में अब जो वो आईफोन बिकेगा वो कितने में बिकेगा, 200 रुपए में बिकेगा। इसका मतलब कि अगर डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होता है तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर। इंपोर्ट्स मतलब जो आयात है वो महंगा हो जाता है। इंपोर्ट्स ऑफ, बस इतना ही लिखते हैं, इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर। अगर इंपोर्ट्स कॉस्टलियर बने होगा तो इसका मतलब क्या, अगर सपोज कर लो इंपोर्ट्स जो है वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्लियर हो जा रहा है। क्लियर है। रॉ मटेरियल का मतलब जैसे सपोज कर लो, जैसे इंडिया अभी क्या है, फार्मेसी में वर्ल्ड में रूल कर रहा है, लेकिन इंडिया जो भी दवाई वगैरह बना रहा है, वो दवाई बनाने के लिए रॉ मटेरियल इंडिया कहाँ से खरीदता है, वो तो सारा चाइना से खरीदता है। तो अगर डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होगा तो उस केस में अब क्या है कि इंडिया चाइना से जो भी रॉ मटेरियल खरीदेगा दवाई का, वो दवाई का रॉ मटेरियल क्या होगा, इंडिया को महंगा पड़ेगा। अब वो अगर महंगा पड़ेगा तो इंडिया जो दवाई बना करके इंडिया में जो बेच रहा है या पूरे विश्व भर में जो दवाई बेच रहा है वो भी महंगा बिकेगा। क्लियर है। मतलब क्या कि अगर रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट्स अगर महंगा हो जा रहा है तो उस केस में क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वो भी महंगा होगा, और उसकी वजह से फिर हम लोग को इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो ये चीज हम लोग देखें। एक और हम लोग देख सकते हैं क्या, जैसे सपोज कर लो क्या है, गवर्नमेंट जो है, क्लियर है, गवर्नमेंट का जो बजट है वो डेफिसिट बजट है। ये मैं बताता हूँ डेफिसिट बजट का मतलब क्या है।
देखो अभी बस इतना समझो, बजट जो है वो एक तरीके से लेखा जोखा है कि हम कितना खर्च करते हैं और कितना कमाते हैं, ये सब का। क्लियर है? डेफिसिट बजट का मतलब ये है, जो हम लोग ये कहावत नहीं बोलते हैं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कि आमदनी जो है मतलब जो कमाई है वो क्या है, वो कम है, और जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है वो क्या है, रुपए में है। मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से ज्यादा है। मतलब हम कमा तो रहे 50 रुपए, लेकिन खर्च कितना कर रहे, 60 रुपए कर रहे। तो अब ये जो 60 रुपए खर्च कर रहे, उसके लिए अब ये 10 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से लाएंगे? ये 10 रुपए एक्स्ट्रा या तो बैंक से लोन लेंगे, या तो फिर हम किसी से उधार मांग लेंगे। समझ में आ जाए? तो बिल्कुल वैसा ही है कि अगर इंडिया में डेफिसिट बजट होता है, मतलब अगर भारत का जो बजट है वो डेफिसिट में चल रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से ज्यादा है, तो वैसे केसेस में अब क्या होगा, गवर्नमेंट को ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा था, वो 10 रुपए कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, अगर डेफिसिट बजट होता है, तो उस केस में गवर्नमेंट विल बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई एंड पब्लिक, या फिर और भी दूसरे सोर्सेस से इंटरनेशनल लोन भी ले सकते हैं। क्लियर है? गवर्नमेंट विल बोरो मनी। क्लियर है? गवर्नमेंट अगर मनी जो है बोरो करेगा, तो उस केस में अब हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, अब गवर्नमेंट ये मनी को बोरो किया, और ये मनी को बोरो करके क्या कर रहा है, इस मनी को बोरो करके वो मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह में इस्तेमाल कर रहा है। क्लियर है? या फिर जो भी स्कीम्स वगैरह है, जैसे गवर्नमेंट का स्कीम जो था जिसके लिए इसने पैसा एक्स्ट्रा लिया है, ये जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ने पैसा बोरो किया, वो किस लिए किया, ताकि अपना बजट में जो भी स्कीम योजना है उन सबको फुलफिल कर सके। मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, या स्टाफ्स को सैलरी दे रहा है, या फिर मतलब मनरेगा जैसा कोई स्कीम है। क्लियर है? या फिर फ्रीबीज जैसा है कि मतलब सबको 2,500 रुपए ऐसे बांटा जा रहा है। कुछ भी ऐसा, ये सारा काम जो भी हो रहा है, इन सब काम में हो क्या रहा है, सप्लाई ऑफ मनी किसके पास बढ़ रहा है, अल्टीमेटली सप्लाई ऑफ मनी तो लोगों के पास ही बढ़ रहा है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बहुत कुछ होगा, जैसे सीमेंट लाना होगा, जो स्टील रॉड वगैरह होता है वो सब का जरूरत होगा, लेबर वगैरह को पैसा देना होगा, पेंट के लिए पैसा देना होगा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज को पैसा जाएगा। और वो सारा पैसा आएगा किसके पास, पब्लिक के पास आएगा ना। मतलब जब भी गवर्नमेंट जो है वो पैसा लेगा, तो वहां पे क्या देखने को हमें मिलेगा, कहीं ना कहीं जो इंक्रीज मनी सप्लाई है, इंक्रीज मनी सप्लाई इन पब्लिक जो है वो बढ़ जाएगा। और अगर लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तो उस केस में क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगा। क्योंकि हम लोग देखे थे, जब भी लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो फिर हमारा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना। तो इसीलिए देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, कि जो लागत है, जो कॉस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, लग रहा है, उस कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। उस कॉस्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, कोशिश करेगा कि गवर्नमेंट कम से कम टैक्स ले। जैसे सपोज कर लो कोई प्रोडक्ट जो है वो उसको बनाने में 5 रुपए लगा, उस पे गवर्नमेंट जो है वो 2 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स लगा दे रहा था, तो मार्केट में वो कितने में बिक रहा था, 7 रुपए में बिक रहा था। क्लियर है? गवर्नमेंट क्या करेगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, अब इधर तो कॉस्ट ज्यादा कम नहीं कर सकता कि किसी का वेज को कम कर दे। क्लियर है? हाँ, ये कर सकता है कि टेक्नोलॉजी वगैरह जो है, जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब में स्किल डेवलप करने का कोशिश करें, टेक्नोलॉजी डेवलप करने का कोशिश करें, ताकि कम से कम दाम में वो कॉस्ट मतलब हो सके, लेकिन मतलब कम से कम दाम में प्रोड्यूस हो सके गुड्स और सर्विसेज। लेकिन अगर अर्जेंट बेसिस पे अभी अगर गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेना है, तो वो क्या करेगा, कॉस्ट मतलब जो टैक्स रेट था, ये जो 2 रुपए टैक्स ले रहा था, ये 2 रुपए घटा करके क्या कर देगा, मान लो 1 रुपए कर देगा। तो अब वो मार्केट में कितने में बिकेगा, 6 रुपए में बिकेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट जो है मतलब वो कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में। फिर और कॉजेज हम लोग देख लिए, क्या क्या हम लोग देख लिए, डेफिसिट बजट, कि डेफिसिट बजट जब होता है तो उसकी वजह से कैसे inflation होता है। फिर हम लोग देखिए डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, कि जब भी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होगा, तब कैसे जो है हम लोग को इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? और भी बहुत सारा फैक्टर्स होता है इन्फ्लेशन का, जैसे कुछ जो रेयर फैक्टर्स है जो मैं बता देता हूँ, जैसे मोनोपोली। क्लियर है? मोनोपोली अभी अगर हम लोग को देखने को मिलेगा, जैसे सपोज कर लो, जो
मोबाइल का रिचार्ज हम लोग करते हैं, अभी क्या है जियो और एयरटेल का कहीं न कहीं मोनोपोली है, क्लियर है। पहले क्या था मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स थे, तो बहुत सारे प्लेयर्स होने की वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा महँगा जो था वो मतलब मोबाइल रिचार्ज नहीं होता था। लेकिन अब क्या हुआ धीरे-धीरे जियो और एयरटेल जो है पूरा का पूरा मोबाइल नेटवर्क का जो है वो मोनोपोली मतलब ले लिया है। मोनोपोली ले लिया मतलब क्या कि पूरा का पूरा मार्केट जो है यही लोग दोनों कंट्रोल करता है। अब क्या है ये दोनों अपने मन से जितना चाहे उतना रेट बढ़ा सकता है, कोई काउंटर करने वाला है नहीं। तो वही है कि अगर मार्केट में मोनोपोली है, तो वैसे केसेस में भी महँगाई होगा क्योंकि हम जियो को भी पता है कि इसका भी एक सफिशिएंट नंबर ऑफ कस्टमर बेस है, एयरटेल का भी सफिशिएंट नंबर ऑफ क मतलब कस्टमर बेस है। जियो का यूज़र जो है मतलब अगर जियो बहुत ज़्यादा महँगा कर भी रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो एयरटेल में जाएगा या बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं भी करेगा, नेटवर्क-वेटवर्क बहुत सारी चीज़ों का खेल रहता है। मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। अगर ये दोनों कोई मिल जाए, तो दोनों मिल कर के हो सकता है कि दोनों मिल कर के डिसाइड करें कि चलो अगले महीने जो है ₹10 का रिचार्ज बढ़ा देते हैं। मतलब जो चीज़ जो 380 में हो जाता है, अगले मंथ से जो है 390 में होगा। उसके अगले 2 महीने बाद सोचे कि नहीं चलो एक काम करते हैं इसको 410 का कर लेते हैं। तो वही देखो जो नेट रिचार्ज जो है वो पहले मतलब 150 में हुआ करता था, वो अभी 400 साढ़े 400 पार हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये कंपनीज़ का मोनोपोली है। तो ये ध्यान में रखना कि मोनोपोली भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है इन्फ्लेशन में। फिर हम लोग और क्या देखे थे जैसे नेचुरल कैलेमिटी हो गया, जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा कि शुगर का प्राइस क्यों बढ़ गया? क्योंकि रेनफॉल अच्छे से नहीं हुआ या सपोज़ कर लो पूरा सूखा हो गया, अकाल पड़ गया। ऐसा कुछ भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ रहा है तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हो जाता है। फिर और क्या इन्फ्लेशन का रीज़न हो सकता है? होर्डिंग, क्लियर है? होर्डिंग मतलब जमाखोरी करना, मतलब जैसे सपोज़ कर लो अभी क्या है टोमेटो है, जो टमाटर है वो मार्केट में अगर मान लो टमाटर का सीज़न है और टमाटर बहुत ही सस्ता मिल रहा है, इतना सस्ता मिल रहा है कि ₹5 प्रति केजी ऐसे मिल रहा है। अब क्या है जो किसान है उसके पास कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसको पता है कि अगर हफ्ते भर के अंदर उसका टमाटर नहीं बिका तो वो टमाटर बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए अब जो किसान है वो कोशिश करेगा किसी भी तरीके से जो भी पैसा कमा सके सस्ते से सस्ते में बेच के निकल लो। जो इंटरमीडिएरीज़ है वो क्या करेगा बहुत ही सस्ते में वो सारा टमाटर को खरीदेगा और खरीद के वो मार्केट में बेचेगा नहीं। वो सारा क्या करेगा उसका होर्डिंग कर लेगा, जमाखोरी कर लेगा। क्लियर है? और उसकी वजह से क्या मार्केट में जो टमाटर का सप्लाई जो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था उतना ज़्यादा होगा नहीं और वो थोड़ा-थोड़ा करके रिलीज़ करते रहेगा। मतलब क्योंकि उसको हमेशा लगेगा कि सप्लाई को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, मतलब डिमांड से सप्लाई हमेशा काफ़ी कम ही रहे ताकि टमाटर का प्राइस जो है थोड़ा महँगा रहे। तो उस हिसाब से वो क्या करेगा कंट्रोल करेगा। तो ये जो होर्डिंग वगैरह जो करते हैं ट्रेडर्स वगैरह भी, वो भी क्या होता है उससे भी इन्फ्लेशन होता है। क्लियर है? तो ये जो है ये हम लोग देख लिए। यहाँ पे देखो ये सारे रीज़न्स मैंने यहाँ पे बता रखा है, क्या-क्या रीज़न है। ये मैंने डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बता दिया, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन के बारे में बता दिया। क्लियर है? क्या रीज़न्स होता है वो मैंने बताया, कंट्रोल मेजर्स क्या-क्या हैं। डेफ़िसिट फाइनेंसिंग कैसे मतलब अगर बजट डेफ़िसिट में है तो उसको फाइनेंस करने के लिए जब गवर्नमेंट पैसा लेता है तो उसकी वज़ह से कैसे इन्फ्लेशन हो रहा है, ये सब मैंने बता दिया। एग्ज़ाम्स में इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आता है, इनको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना और बहुत ही कॉन्सेप्चुअली आता है। ये ऐसे क्वेश्चन्स है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो एक काइंड ऑफ गिफ्ट है कि मतलब वो फ्री फोकट का 2 नंबर मिल गया और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर बहुत बड़ा ब्लंडर है क्योंकि ये क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस हैं। ये उन क्वेश्चंस में हैं जैसे मैंने बताया ना कि 100 क्वेश्चन है तो 100 में से किसी भी एस्पिरेंट्स को 30-35 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। बाकी सब में वो गेस वर्क ही करता है एलिमिनेशन वगैरह के थ्रू या एलिमिनेशन ऐसा भी नहीं कि आँख बंद करके करता है। वो कॉन्सेप्ट जिसका स्ट्रॉन्ग होता है वही अच्छे से गेस वर्क कर पाता है। क्लियर है? तो उन सब का इस्तेमाल करता है बट ये उन 30-35 क्वेश्चंस में से ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है जो मतलब ईज़ी टू सॉल्व है। इसको तो गलत करना ही नहीं। क्योंकि अगर यही 30-35 क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो तो फिर क्या ही फायदा? क्लियर है? फिर ये जैसे डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी की वजह से कैसे इन्फ्लेशन होता है ये भी हमने देखा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस का बढ़ने की वजह से कैसे इन्फ्लेशन होता है वो हमने देखा। अदर रीजंस में हमने मोनोपोली देख लिया, नेचुरल डिजास्टर देख लिया, होर्डिंग्स वगैरह देखा। ये प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन जो है ये ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल बस ये नहीं समझो कि अगर कंपनी जो है वो अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहा है तो वो क्या करेगा थोड़ा सामान को महँगा कर देगा जिसकी वजह से सामान महँगा बिकेगा तो इन्फ्लेशन होगा। क्लियर है? तो ये हम लोग देख लिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या कोई? डाउट है क्या?
devaluation of currency, then what about exports effect? ये अभी हम लोग देखेंगे कि एक्सपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी लेक्चर में अभी हम लोग देखेंगे आगे। थोड़ा सा रुक जाओ, क्लियर है? बस 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट नहीं, बस पहुंचने ही वाले वहां पे, क्लियर है? और कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं सर। चलो ठीक है। अब हम लोग ना कुछ कुछ टर्म्स देख लेते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड। ये टर्म्स जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब टर्म्स को अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। खास है कि अभी हम लोग देखिए इन्फ्लेशन का तो हम लोग मतलब देख चुके हैं, क्लियर है? हम लोग को पता है इन्फ्लेशन क्या होता है। फिर हम लोग देखिए इन्फ्लेशन मतलब क्या, वस्तुओं का सामान बढ़ना, महंगा होना। फिर हम लोग देखिए डिफ्लेशन, डिफ्लेशन भी हम लोग देखिए इसका मतलब क्या कि सामान सस्ता हो जाना। अब क्या है, अक्सर लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं डिफ्लेशन क्या है और डिसइन्फ्लेशन क्या है, क्लियर है? इन दोनों में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्लेशन का मतलब है क्या, डिफ्लेशन है कि सामान सस्ता हो जा रहा है। डिसइन्फ्लेशन क्या है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो स्लो डाउन हो रहा है। जैसे सपोज कर लो मैं डिसइन्फ्लेशन का एग्जांपल देता हूँ, क्लियर है? मान लो क्या है कि एक ईयर ले लेता हूँ 2022, एक ले लेता हूँ 2023, एक ले लेता हूँ 2024 और एक ले लेता हूँ 2025, क्लियर है? अब यहाँ पे मैं प्राइस बता रहा हूँ, किसका बता दूं प्राइस? मान लो पेन का प्राइस बता दे रहा हूँ, क्लियर है? कोई पेन है जिसका प्राइस मैं बता रहा हूँ। अभी जो पेन है वो 2022 में 10 रुपए का मिल रहा था, 2023 में जो है वो 11 रुपए का मिल रहा है, 2024 में जो है वो 12 रुपए का मिल रहा है, क्लियर है? और 2025 में जो है वो 12.5 रुपीज का मिल रहा है, ऐसा कुछ मिल रहा है, क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए महंगाई तो हर साल बढ़ रहा है। यहाँ 10 से 11 हो गया, 11 से 12 हो गया, 12 से 12.5 हो गया। लेकिन जो इन्फ्लेशन का अगर रेट देखे, किस किस रफ्तार से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो 2010 में यह 10 रुपए था, 2011 में क्या हुआ, 10 रुपए से बढ़ के 11 रुपए हो गया। मतलब कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है? लगभग यहाँ पे 10% इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 11 से 12 हो रहा है, लगभग 9% का इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है? यहाँ पे 12 से 12.5 हो रहा है, लगभग 4.2% का इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या कि इन्फ्लेशन तो हम लोग को देखने को मिल ही रहा है। यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है क्या कि प्राइस का मतलब गुड्स और सर्विसेज का दाम सस्ता हो गया, 10 से 11 हुआ, 11 से 12, 12 से 12.5। इन्फ्लेशन है, लेकिन इन्फ्लेशन में क्या है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन लगातार घटता जा रहा है। कि पहले 10% बढ़ा, अगले साल जो है 9% से महंगाई बढ़ा, उसके अगले साल 4.2% से बढ़ा, उसके अगले साल हो सकता है 2% से बढ़ा। मतलब इस तरीके से, मतलब जब महंगाई जो बढ़ रहा है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, वो उसका रेट जो है वो लगातार घटते जा रहा है। तो वैसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। और वही अगर मैं डिफ्लेशन का यहाँ पे एग्जांपल दूं, तो डिफ्लेशन का एग्जांपल क्या होता है कि 2010 में जो है वो 10 रुपए का हो जाए, अगले साल जो है वो 9 रुपए का बिकता, उसके अगले साल क्या होता, 8 रुपए का बिकता, उसके अगले साल क्या होता, 7 रुपए का बिकता। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सामान सस्ता होते जा रहा है हर साल, क्लियर है? तो ये हमारा डिफ्लेशन है। सामान अगर महंगा होते जाएगा हर साल की 10 से 11, 11 से 20, 20 से 25 ऐसा कुछ, तो उस केस में वो इन्फ्लेशन है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन हो तो रहा है, उसी इन्फ्लेशन का एक सब कैटेगरी है डिसइन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन हो तो रहा है लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन लगातार हर साल क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, डिफ्लेशन क्या है और डिसइन्फ्लेशन क्या है? क्योंकि अक्सर बहुत सारे बुक्स में मैंने देखा ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। इवन मैंने मतलब जब रमेश सिंह पढ़ा था तो उसमें भी मुझे ये अच्छे से क्लियरली नहीं मिला था, क्लियर है? ये समझ में आया डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन का अंतर? यस यस। चलो ठीक है। फिर अगला देखो, अगला है रिफ्लेशन क्या होता है। देखो रिफ्लेशन क्या है ना, ये भी इन्फ्लेशन ही है। ये जब हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेशन का, तो ये भी इन्फ्लेशन ही है, महंगाई ही है, लेकिन ये ऐसा महंगाई है जो सरकार जानबूझ के किया है, क्लियर है? सरकार जानबूझ के मतलब महंगाई मार्केट में लाया है। महंगाई क्यों लाया है? क्योंकि हो सकता है मार्केट में क्या आ गया होगा, मार्केट में हो सकता है डिफ्लेशन आ गया होगा, कि सामान क्या हो जाएगा, लगातार सस्ता बिकना स्टार्ट हो गया होगा। और हम लोग देख लास्ट क्लास में देखे थे कि जब भी डिफ्लेशन का सिचुएशन होता है, तो वैसे केसेस में हम लोग क्या देखे थे, एम्प्लॉयमेंट जो है वो घट जाता है, मतलब बेरोजगारी बढ़ जाता है, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर है? फिर हम लोग क्या देखे थे, जब भी
डिफ्लेशन होगा, प्रोडक्शन जो है वो घट जाएगा, सैलरी जो है, इनकम लोगों का घट जाता है। क्लियर है? मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमी को क्या होता है, लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो डिफ्लेशन तो हम लोग देखे थे कि मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। तो अब क्या है कि अगर मान लो डिफ्लेशन आ गया है, तो अब गवर्नमेंट क्या चाहेगा, कुछ ऐसा करना चाहेगा जिससे मनी सप्लाई मार्केट में बढ़े और उसके बाद इन्फ्लेशन हो। मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ाने के लिए अब वो क्या करेगा, मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए हो सकता है कि सब्सिडी वगैरह ज्यादा दे, या जैसे अभी फ्रीबीज वगैरह होता है कि जो मतलब दिया जा रहा है कि किसी को मंथली 10,000 दिया जा रहा है, या जो पेंशन वगैरह होता है वो सब बढ़ा देगा। टैक्स वगैरह पे जो कलेक्शन होता है, टैक्स बहुत कम कर देगा सरकार। मतलब कुछ भी ऐसा करेगा जिससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाए। क्लियर है? ताकि इन्फ्लेशन इंड्यूस हो। तो रिफ्लेशन को अगर हम लोग आसान भाषा में बोले तो ये और कुछ नहीं बल्कि इन्फ्लेशन इंड्यूस बाय गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट जो है ये भाई जानबूझ करके ला रहा है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हम लोग देखे थे मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है वो अच्छा है, कुछ हद तक अच्छा है, ये हम लोग देख चुके थे, इससे कंफ्यूज मत होना कि हमेशा अच्छा है। इन्फ्लेशन इंड्यूस बाय गवर्नमेंट होता है। क्लियर है? ये जानबूझ के कर रहा है। और कैसे कर रहा है? बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। क्लियर है? मनी सप्लाई को इंक्रीज करके इन्फ्लेशन को इंड्यूस किया जा रहा है। फिर एक यहाँ पे देख लो, रिफ्लेशन का हम लोग देख लिए कैसे करता है गवर्नमेंट, मतलब क्यों करता है गवर्नमेंट। स्लो डाउन है, रिसेशन है, मतलब रिसेशन मतलब भाई मंदी वाला दौर है, कोविड वाला पीरियड की सामान सस्ता बिकना स्टार्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो कपड़े खरीद नहीं रहे थे, लोग रेस्टोरेंट जा नहीं रहे थे, तो रेस्टोरेंट अपना प्राइस सस्ता कर दिया था। लोग जो है मूवीज नहीं देखने जा रहे थे, तो मूवीज टिकट बहुत सस्ता हो गया था। तो जब वैसा फेज आ जाता है, तो वैसे फेज में क्या होता है, इकोनॉमी को बहुत ज्यादा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। डिमांड पूरा कम हो गया था मार्केट में, किसी भी चीज का डिमांड ही नहीं था, बस नेसेसरी चीजों का ही डिमांड था मार्केट में। क्लियर है? तो वैसे केस में अब गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट रिफ्लेशन किया। रिफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन को इंड्यूस किया। कैसे किया? टैक्स को कम कर दिया, पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ा दिया। पब्लिक स्पेंडिंग मतलब क्या, बहुत ज्यादा खर्च करना स्टार्ट किया, जैसे प्रोजेक्ट वगैरह बनाना स्टार्ट किया, या सब्सिडी वगैरह देना स्टार्ट किया, सैलरी लोगों का बढ़ाना स्टार्ट किया। मतलब इस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट मतलब स्पेंडिंग वगैरह जो है, खर्च जो है वो बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इंटरेस्ट रेट जो है वो घटा दिया। इंटरेस्ट रेट घटाने से क्या होगा कि हम लोग कल देखे थे, अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो इसका मतलब क्या है, सेविंग अगर हम बैंक में सेव करें तो हमको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा नहीं, तो बैंक में हम पैसा सेव करना पसंद नहीं करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, खर्च करेंगे। दूसरा, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, इसका मतलब क्या, अगर हमको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो लोन हमको, जो लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो लोन हमको क्या होगा, सस्ते में मिल जाएगा। तो वैसे केस में क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, कुछ नया इन्वेस्ट करेंगे, इकोनॉमी क्या होगा, आगे थोड़ा फ्लरिश करेगा। मतलब इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगा और इन्फ्लेशन जो है वो मतलब वापस आएगा। क्लियर है? तो वही हम लोग देखे, पर्पस क्या था, ताकि वापस डिमांड जनरेट हो। डिमांड अगर जनरेट होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। क्लियर है? अब एक और टर्मिनोलॉजी पे आ जाओ, स्टैगफ्लेशन। ये देखो, ये जो स्टैगफ्लेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस स्टैगफ्लेशन को समझने से पहले एक टॉपिक समझ जाओ, वो है फिलिप कर्व। ये फिलिप कर्व भी आंसर राइटिंग में बहुत यूजफुल है, इवन बहुत हेल्प करेगा बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स को लिखने में। देखो, ये फिलिप कर्व क्या है ना, ये फिलिप कर्व को अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो ये सीधा सीधा यही बोलता है कि जो इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन जो है वो बेरोजगारी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या, अगर बेरोजगारी बढ़ेगा तो महंगाई घटेगा, अगर बेरोजगारी घटेगा तो महंगाई बढ़ेगा। मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये देख लो। अगर मान लो इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, जैसा कि मैंने बताया, अगर महंगाई बहुत ज्यादा है, लिख के बता दूं क्या, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्लियर है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, गुड्स और सर्विसेज का प्राइस क्या है, वो इन्फ्लेशन हो क्यों रहा है। इन्फ्लेशन अगर हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का डिमांड वहां पे क्या देखने को मिलेगा, गुड्स और सर्विसेज का डिमांड बढ़ा हुआ है, तभी तो इन्फ्लेशन हो रहा है। मतलब अगर इन्फ्लेशन है तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है
यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखना, वो इन्फ्लेशन नहीं ले रहे जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से आ रहा है। यहाँ पे हम लोग इन्फ्लेशन वो कंसीडर कर रहे हैं जो डिमांड की वजह से आ रहा है, कि मान लो मार्केट में क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा है। क्लियर है? अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से जब इन्फ्लेशन हो जाए तो उस इन्फ्लेशन को कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब अगर मान लो डिमांड बहुत ज्यादा है तो इस डिमांड बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, मार्केट में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, प्लस इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगा। ये हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। क्लियर है? अगर प्रोडक्शन उत्पादन भी बहुत ज्यादा हो जाए, निवेश भी बहुत ज्यादा हो जाए, तो वैसे केसेस में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, कंपनीज वगैरह जो है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएगा, नौकरी पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रखेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट अगर ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारा घट जाएगा। क्लियर है? तो इन जनरल अगर हम लोग देखें तो फिलिप कर्व ये बोलता है कि एक नॉर्मल इकोनॉमी में इन जनरल क्या देखने को मिलता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। क्लियर है? अगर इधर मैं इन्फ्लेशन रखूं और इधर अनएम्प्लॉयमेंट रखूं, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगा तो उस केस में हम मुझे क्या चाहिए, इन्फ्लेशन जब बहुत ज्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ये जो है ये बिल्कुल इधर होना चाहिए, और जब अनएम्प्लॉयमेंट इधर बहुत ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन उस टाइम क्या होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए। मतलब ये ग्राफ क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। क्लियर है? यहाँ पे देखो इस जगह पे क्या इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। यहाँ पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है तो इन्फ्लेशन क्या है यहाँ पे, बहुत कम है। क्लियर है? तो ये कुछ इस तरीके से ये फिलिप कर्व बनता है। क्लियर है? ये फिलिप कर्व समझ में आया क्या है, इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। आ गया सबको? Yes. क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखते हैं अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है। देखो स्टैगफ्लेशन जो है ना, इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, अच्छा यहाँ पे ब्रेक डाउन किया हुआ है, स्टैगफ्लेशन को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो ये क्या है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। कि वैसा कंडीशन जब इन्फ्लेशन क्या हो जाए, स्टैग्नेंट हो जाए। क्लियर है? रुक सा जाए, मतलब वो अब नीचे आ ही नहीं रहा है, वो रुक गया है, लगातार इन्फ्लेशन चलता ही जा रहा है। और ध्यान रखो कि मैंने इन्फ्लेशन का जब बताया था तो मैंने बताया था इन्फ्लेशन कब अच्छा है और कब बुरा है। तो उसमें मैंने ये साफ साफ बताया था कि जब तक मेरा जो इनकम का ग्रोथ रेट है उससे जो इन्फ्लेशन का ग्रोथ रेट है वो कम है, तब तक मेरे लिए इन्फ्लेशन अच्छा है। लेकिन जैसे ही अगर मेरा इनकम का ग्रोथ रेट जो है उससे ज्यादा है इन्फ्लेशन का ग्रोथ रेट, तो वैसे केसेस में मेरे लिए इन्फ्लेशन क्या है, बुरा है। क्लियर है? मतलब इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है, मतलब लेकिन लगातार अगर लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखें तो वो अच्छा नहीं है, उसको हमेशा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। तो स्टैगफ्लेशन जो है, स्टैगफ्लेशन बोलता है कि इन्फ्लेशन है और कैसा है, स्टैग्नेंट है, मतलब वो लगातार चलता ही जा रहा है। और इसमें एक सिचुएशन और ऐड कर दो कि क्या है, रिसेशन, सॉरी, हाँ, एक सिचुएशन, यार एक सिचुएशन, ये क्या हो रहा है, अच्छा इधर लिख देता हूँ। देखो इसमें क्या है, एक सिचुएशन को और ऐड कर दो और वो है रिसेशन को। क्लियर है? रिसेशन मतलब क्या, कि मंदी वाला दौर। अभी बस इतना ही समझो, रिसेशन मतलब बेसिकली होता है कि लगातार जो 2 साल 2 टर्म तक जीडीपी जो है 2 क्वार्टर तक वो लॉस में चल रहा है, तो वैसा हम लोग रिसेशन वाला सिचुएशन बोलते हैं। अभी इतना ध्यान में मत रखो, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, रिसेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, ये सब। अभी बस रिसेशन मतलब इतना समझो कि आर्थिक मंदी का दौर है, सुस्ती वाला दौर है। क्लियर है? मतलब बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है नहीं, तो ऐसा सिचुएशन को हम लोग स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। कि स्टैगफ्लेशन मतलब क्या, कि महंगाई भी है और स्टैग्नेंट है, लगातार चलता जा रहा है, और मार्केट में क्या है, सुस्ती का दौर है। अब देखो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, कि जहां पे इन्फ्लेशन होगा वहां पे इकोनॉमी क्या होना चाहिए, बूम करना चाहिए। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन्फ्लेशन भी है और सुस्ती भी है। मतलब अगर इसको मैं बहुत ही लेमैन टर्म्स में बोलूं तो स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन है जहां पे फिलिप कर्व ब्रेक कर जाता है, ब्रेक्स। क्लियर है? मतलब इन्फ्लेशन क्या है, ऐसा सिचुएशन जहां पे मेरा फिलिप कर्व ब्रेक कर जाएगा। फिलिप कर्व ब्रेक करने का मतलब क्या है, कि जो मैंने अभी रूल बताया था कि इन जनरल इन्फ्लेशन जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है अनएम्प्लॉयमेंट
ये वाला रूल ब्रेक कर जाएगा, ये रूल यहाँ पे काम नहीं करेगा। मतलब ऐसा कंडीशन आ गया कि इन्फ्लेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। मतलब क्या कि फिलिप का जो ब्रेक किया, इसका मतलब क्या, इन्फ्लेशन भी हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है। मतलब बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है और महंगाई भी बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो वैसा कंडीशन जब आ जाता है तब हम लोग बोलते हैं क्या, ये स्टैगफ्लेशन का कंडीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ ऐसा कंडीशन समझने के लिए कि ऐसा कंडीशन कब आएगा। और यहाँ पे ध्यान में रखना, साथ साथ रजिस्ट्रेशन तो मेरा चल ही रहा है कि मार्केट कैसा है, सुस्ती वाला है। देखो मान लो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मान लो अभी क्या है कि ईरान इराक वगैरह का जो भी वॉर वगैरह चल रहा था अभी, इसराइल वगैरह है सबका, उसकी वजह से क्या है कि ये रेड सी वाला जो एरिया है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। रेड सी का लोकेशन आई होप पता होगा, सऊदी अरेबिया के नीचे वाला। क्लियर है? ये वाला एरिया जो था रेड सी हो गया, या जो गल्फ ऑफ पर्शिया है, पर्शियन गल्फ वाला रीजन है, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। जिसकी वजह से क्या है कि वहां पे मतलब जो माइनिंग हो जाता क्रूड ऑयल का, वो माइनिंग जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। मतलब लोग ज्यादा माइन कर नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि रूट जिस रास्ता से बेचने जाना है वो रास्ता ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो ज्यादा सामान तो जाएगा ही नहीं बिकने के लिए। क्लियर है? तो अब क्योंकि माइनिंग ही कम हो जाए, मतलब क्या, सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो गया क्रूड ऑयल का। तो जिसकी वजह से हम लोग को क्या देखने को मिला कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, ये क्रूड ऑयल का प्राइस में बहुत ही ज्यादा शार्प इंक्रीज देखने को मिला। क्लियर है? अब अगर क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो शार्प इंक्रीज देखने को मिल रहा है, क्लियर है, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। अब क्रूड ऑयल का प्राइस में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल जाए, अब देखो इसका इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट ये होगा, एक तो क्रूड ऑयल का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो अगर सपोज कर लो कोई कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो मैन्युफैक्चर करने के लिए एक रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। जैसे सपोज कर लो, अगर मुझे जो है अभी अ, झारखंड में मान लो गन्ना का कोई फैक्ट्री लगाना है, गन्ना का नहीं, मतलब मैं सपोज कर लो मैं कोका कोला का कोई फैक्ट्री लगा रहा हूँ। क्लियर है? अब अगर कोका कोला का फैक्ट्री लगा रहे हो तो मुझे पता है कोका कोला में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एडेड शुगर होता है। अब वो उतना एडेड शुगर ऐड करने के लिए मुझे क्या, शुगर बहुत सस्ते में चाहिए। और शुगर जो है वो शुगर का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, यूपी में होता है, या फिर साउथ इंडिया वाले रीजन में होता है, महाराष्ट्र वाला रीजन है, सब में होता है। क्लियर है? यूपी में क्योंकि शुगर केन का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है, तो अब मुझे यूपी से शुगर जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा कहाँ, झारखंड में। अब क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा महंगा हो गया है तो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट तो बढ़ जाएगा ना। क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाए तो क्या हो जाए, इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। अब अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो उस केस में क्या होगा, जो कंपनीज वगैरह हैं उनका अगर प्रॉफिट मेंटेन करके चल प्रॉफिट सॉरी मतलब अगर उनको मार्केट में कंपटीशन मेंटेन करके चलना है, तो वैसे में क्या होगा, कंपनीज जो है साथ ही साथ क्या कर रहे हैं कि अपना आउटपुट भी कम कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है अभी प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो गया है, महंगा सामान थोड़ा महंगा बिक रहा है, मार्केट में उतना बिक नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, अभी ज्यादा मतलब जो है कोका कोला प्रोड्यूस नहीं करते, थोड़ा कम करते हैं। क्लियर है? तो फर्म्स जो है वो अपना आउटपुट भी रिड्यूस कर दे रहे हैं, फर्म्स रिड्यूस आउटपुट। क्लियर है? और साथ ही साथ क्या हो रहा है, प्राइस भी बढ़ जा रहा है। प्राइस क्यों बढ़ जा रहा है, क्योंकि हमने देखा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वही बढ़ जा रहा है। तो जब ऐसा सिचुएशन हो जा रहा है तो ये हमारा सिचुएशन क्या है, ये हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वाला सिचुएशन है। क्लियर है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वाला सिचुएशन है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्म्स जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कम कर रहा है, यहाँ पे फर्म्स कम से कम उत्पादन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, फर्म्स को ज्यादा प्रॉफिट अगर होगा नहीं तो उस केस में फर्म्स क्या करेगा, अपना कुछ वर्कर्स वगैरह को निकालना स्टार्ट कर देगा, वर्कर्स का ले ऑफ करना स्टार्ट होगा कर देगा। क्लियर है? वर्कर्स को जब निकालेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वर्कर्स को क्यों निकाल रहा है, क्योंकि फर्म्स जो है वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, प्रोड्यूस बहुत कम कर रहा है। अब कम चीज उत्पादन करने के लिए उसको कम वर्कर्स चाहिए ना, तो वो वर्कर्स को नौकरी से निकालना भी स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही वर्कर्स को नौकरी से निकालना स्टार्ट करेगा तो वहां पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी जो है वो बढ़ जाएगा। क्लियर है? मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देखे, महंगाई भी है, इन्फ्लेशन भी है। क्लियर है? और साथ ही साथ क्या है,
अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो दोनों बढ़ रहा है। जब ऐसा कंडीशन हो जाए तो वैसा कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलिप कर्व वहां पे ब्रेक कर जा रहा है, मतलब वो कंडीशन क्या है, स्टैगफ्लेशन का। और ये चीज ध्यान में रखना, ये कंडीशन अक्सर तभी आता है जब देश में रिसेशन का टाइम चल रहा हो। मतलब एक चीज ध्यान में रखो कि रिसेशन का टाइम है, और दूसरा क्या है, महंगाई जो इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन स्टैग्नेंट है। और ये इन्फ्लेशन आ किसकी वजह से रहा है, मेनली तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से आ रहा है ना। तो ये ध्यान में रखना कि अगर वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से आ रहा है इन्फ्लेशन, और वो स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन है, और कंडीशन कंट्री में रिसेशन का भी है, मंदी वाला दौर भी है, तो उसको हम लोग स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। और ये ऐसा सिचुएशन है जहां पे फिलिप कर्व ब्रेक कर जाता है। क्योंकि ध्यान रखो, ये जो हम लोग फिलिप कर्व जो देखे थे ना, वो मेनली हम लोग देखे थे डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन के लिए। और जनरली जो कंट्री में जो इन्फ्लेशन होता है वो डिमांड ड्रिवन ही ज्यादातर हम लोग को देखने को मिलता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी होता है, बट उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो ओवरकम कर जाए डिमांड पुल इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट से, तो वैसे केसेस में चांसेस होता है कि फिलिप कर्व ब्रेक कर सकता है। क्लियर है, समझ में आया यस सर। सबको? चलो ठीक है। अब देखो, अब वो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं जिससे क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। मतलब सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा, बहुत का मतलब पूरा का पूरा अगर हम लोग बोले कि इन्फ्लेशन टॉपिक हम लोग क्यों पढ़ रहे, तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे ताकि ये इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को अच्छे से समझ सके, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वो मेनली कहाँ से आ रहा है, वो यहीं से आ रहा है। क्लियर है? अगर 10 बार क्वेश्चन इन्फ्लेशन से पूछ रहे, मतलब समझो 8 बार जो क्वेश्चन पूछा है वो कहाँ से पूछा है, इसी टॉपिक से पूछा है। क्लियर है? तो अभी तक जो भी हम लोग पढ़े वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़े ताकि इस चीज को अच्छे से समझ सके। अब आ जाओ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। देखो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है ना, एक एक करके हम लोग सब पे देखेंगे। सबसे पहला जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑन क्रेडिटर्स, मतलब जो लोन दे रहा है उस पे, और जो बोरोवर है मतलब जो लोन ले रहा है उस पे। जैसे सपोज कर लो क्या है कि ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। अब क्या है, ये पर्सन ए जो है वो बी को लोन दिया कितने का, ₹100 का। 100 का दिया लोन, और कितने का इंटरेस्ट रेट पे दिया, 5% इंटरेस्ट रेट पे दिया। क्लियर है? तो अब ये ₹100 था, 1 साल बाद ये बी जो है ए को कितना लौटाएगा, ₹105 लौटाएगा। क्लियर है? लेकिन अभी देखो, अभी हुआ क्या है कि ये 1 साल के टाइम पीरियड पे मान लो इन्फ्लेशन जो है, ये इन्फ्लेशन मान लो 3% से बढ़ गया है। क्लियर है? अब अगर 3% से इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो अब यहाँ पे समझने का कोशिश करो कि ये आदमी जो है ये ₹100 था, ये बी को दिया किस एक्सपेक्टेशन से दिया कि 1 साल बाद इसको क्या मिलेगा, ₹5 एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर है? ये बी जो है 1 साल बाद ₹5 एक्स्ट्रा, ₹105 इसको दे भी दिया। लेकिन क्योंकि महंगाई अब क्या हो गया, 3% से तो बढ़ गया है ना, तो वो 1 साल बाद का अगर हम लोग कंडीशन देखें तो इसके पास अभी ए के पास वापस कितना आ गया है, एक, ये जो ए है इस ए के पास अभी वापस कितना आ गया है, ₹105 आ गया है। क्लियर है? ये जो ₹105 आया है, लेकिन अगर हम लोग देखें कि जो सामान पिछले साल ए ₹100 में खरीद सकता था, वो सामान इस साल कितना में खरीदेगा, ₹103 में खरीदेगा। मतलब अगर देखा जाए तो उसको एक्स्ट्रा तो सिर्फ ₹2 ही लगभग आया ना। उसको क्या लग रहा था, उसके पास आएगा कितना, ₹5 लगभग एक्स्ट्रा आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा तो सिर्फ ₹2 ही आया है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ने की वजह से जो ₹100 का से जो सामान वो खरीद सकता था, वो वही सेम सामान खरीदने में अब उसको लगभग ₹103 लगेगा। क्लियर है? मतलब एक तरीके से देखा जाए, जो लोन देने वाला था, ये जो ए जो था, ये लेंडर जो था, इस लेंडर को क्या हुआ, घाटा हो गया ना। क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट किया था मुझे बदले में ₹105 मिलेगा, ₹5 एक्स्ट्रा मिलेगा, मिला तो उसको ₹5 एक्स्ट्रा, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो उसको तो सिर्फ लगभग ₹2 ही एक्स्ट्रा मिला। क्यों? क्योंकि परचेसिंग पावर जो है वो क्या हो गया करेंसी का, 1 साल बाद और ही घट गया। मतलब जो चीज वो 100 में खरीद रहा था वो 103 में खरीद रहा। वहीं अगर बी का केस में देखें, ये जो बोरोवर था, ये जो बोरोवर था इसको कहीं ना कहीं फायदा हो गया ना। दिया तो ये हालांकि ₹105, इसको देना कितना था एक्स्ट्रा, लगभग ₹5 एक्स्ट्रा देना था। लेकिन अगर परचेसिंग पावर के टर्म्स में देखें तो लगभग ये ₹2 ही तो एक्स्ट्रा लगभग दिया है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया?
कि कैसे लेंडर जो है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बोरोवर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि जब भी इन्फ्लेशन हो जाए तो लेंडर को बेनिफिट हो जाए और बोरोवर को घाटा हो जाए। क्लियर है? इस चीज को ध्यान में रखना ये वाला। फिर आ जाओ नेक्स्ट इम्पैक्ट हम लोग देख लेते हैं लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस पे, जो बैंक वगैरह पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो अगर मैं बात करूं, अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो 2 रुपए का जो नुकसान हुआ ना, ये 2 रुपए का नुकसान किसको हुआ? लेंडर को। क्लियर है? और 2 रुपए का इसका मतलब एक तरीके से प्रॉफिट किसको हुआ? ये बोरोवर को। तो ये जो 2 रुपए है इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है। क्लियर है? ये इन्फ्लेशन प्रीमियम जो है वो क्या होता है, ये जो है इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो इसको ऐसे बोल सकता हूं, क्योंकि इन्फ्लेशन है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रेडिटर को लॉस सफर करना पड़ रहा है, जो लोन देने वाला है उसको नुकसान सहना पड़ रहा है, और जो बोरोवर है, जो लोन लेने वाला है, उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो वो बेनिफिट जो बोरोवर को मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन प्रीमियम। मतलब यहाँ पे ₹2 जो है ये क्या है? ये मेरा वो इन्फ्लेशन प्रीमियम है, एक तरीके से वो बेनिफिट है जो महंगाई की वजह से बोरोवर को बेनिफिट हो रहा है। क्लियर है? तो ये इन्फ्लेशन प्रीमियम का डेफिनेशन है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो क्या है कि because of the inflation the creditor suffers and borrowers benefit out of inflation, and the benefit which borrowers get is called inflation premium. क्लियर है? फिर आज और अगर हम लोग यहाँ पे देखें इन्फ्लेशन का क्या क्या रोल हो रहा है, अगर मैं इनकम पे बोलूं कि इनकम पे क्या असर पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी देख लो क्या असर पड़ेगा। जैसे सपोज कर लो मेरा सैलरी जो था वो 10,000 था। क्लियर है? अब ये 10,000 था, अभी क्या है, इन्फ्लेशन जो है वो 5% से इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अभी भी मेरा सैलरी अगर मान लो 10,000 रुपए है, तो उस केस में क्या होगा, सैलरी तो 10,000 रुपए है, तो अब मुझे एक तरीके से तो लॉस हो गया ना, क्योंकि जो सामान मैं पहले 10,000 में खरीद सकता था, अब वो सेम सामान खरीदने के लिए मुझे क्या होगा, लगभग 10,500 ऐसे कुछ देना पड़ेगा। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं मुझे नुकसान हो गया, मतलब इनकम जो है उसको क्या होगा, नुकसान होगा। अगर सपोज कर लो यहाँ पे इन्फ्लेशन 5% से बढ़ा है और मेरा जो इनकम का ग्रोथ जो है ये भी 5% से बढ़ा है, तो उस केस में मेरा इम्पैक्ट क्या होगा, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, नल होगा। क्लियर है? लेकिन अगर इन्फ्लेशन जो है वो 5% से बढ़ा है और मेरा जो ग्रोथ है वो 10% का है, तो उस केस में इनकम में मुझे क्या होगा, बेनिफिट होगा। मैंने बताया कि ये चीज डिपेंड करता है कि आपका जो इनकम बढ़ा है वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन से कितना कम है, कितना ज्यादा है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका इनकम पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इनकम कांस्टेंट है, क्लियर है, तो उस केस में आपको क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। सेम हम लोग देख चुके थे क्या, कि सेविंग अगर होगा तो सेविंग पे क्या असर होगा, तो सेविंग पे भी हम लोग देख चुके हैं कि अगर सेविंग है तो सेविंग में हमेशा क्या होता है, नुकसान होता है। लास्ट क्लास वाला एग्जांपल याद है, वो पेन वाला, कि सेविंग जो है वो कभी भी अच्छा सौदा नहीं होता है, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो सेविंग इज नॉट अ गुड आइडिया। याद आ रहा है? क्लियर है? तो ये चीज हम लोग देख लिए। फिर अगर सपोज कर लो एक्सपेंडिचर में देखें कि अगर हमको देखना है खर्च पे क्या असर होगा, तो खर्च पे देख लेते हैं। जैसे सपोज कर लो इन्फ्लेशन जो है ये बढ़ गया है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उस केस में क्या होगा, अगर एक आम पब्लिक के हिसाब से देखो, तो अगर महंगाई बहुत ज्यादा है तो आम जो इंसान है वो क्या करेगा, वो सोचेगा कम से कम खर्च करते हैं, क्यों, क्योंकि सामान बहुत महंगा हो गया, फैमिली बजट को मेंटेन करना है, तो वो कहीं ना कहीं अपना जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, क्लियर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो क्या करेगा, घटा देगा। क्लियर है? लेकिन अगर सपोज कर लो इन्फ्लेशन जो बढ़ा है, ये इन्फ्लेशन जो बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि डिमांड जो है वो मार्केट में, डिमांड बहुत ज्यादा है। इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ा है क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, या फिर ऐसा कि मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो वैसे केसेस में जो इन्फ्लेशन होगा, उस इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कहीं ना कहीं जो है हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्लियर है? इवन हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि अगर इन्वेस्टमेंट पे मैं बोलूं तो इन्वेस्टमेंट में केस में क्या होगा, अगर मेरा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट लगभग इन जनरल बढ़ना चाहिए।
क्लियर है, जब तक वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं है। अगर मतलब डिमांड की वजह से अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वैसे केसेस में मेरा इन्फ्लेशन बढ़ने पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने पे मेरा डिमांड भी बढ़ेगा इन जनरल। क्लियर है, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को नुकसान होगा, जो लोन देने वाला है उसको नुकसान होगा, लोन लेने वाले को फायदा होगा। क्लियर है। फिर हम लोग इनकम पे देख रहे थे तो नॉमिनल इनकम जो है, इनकम पे अगर इन जनरल देखा जाए तो नुकसान होगा, लेकिन हम लोग देखे अभी कि वो डिपेंड करता है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो क्या क्या है, उस हिसाब से इनकम पे असर पड़ेगा। सेविंग पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से नुकसान होगा। एक्सपेंडिचर पे अभी मैंने बताया कि एक्सपेंडिचर पे क्या होगा कि एक्सपेंडिचर जो है अगर नॉर्मल इन्फ्लेशन हो रहा है तो उस केस में जो कॉमन मैन है वो क्या करेगा, वो अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो कम कर देगा। क्लियर है, मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर इन्फ्लेशन है तो इस इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन इम्प्लाइज, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है ये घट जाएगा। क्लियर है, लेकिन अगर सपोज कर लो इन्फ्लेशन जो है ये हमारा बढ़ रहा है, किस लिए, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर है, डिमांड बढ़ने की वजह से अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वैसे केसेस में क्या होगा, जो कंपनीज वगैरह, क्योंकि उनको दिख रहा है मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है उस केस में बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान में रखना कि जब भी महंगाई हो जाए, इसलिए क्योंकि डिमांड की वजह बहुत ज्यादा है या फिर लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो वैसे केसेस में हमेशा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़े जाते हैं। कॉमन मैन जो है वो अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घटाने का कोशिश करता है, और अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है तो उस केस में क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी घट जाएगा और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी घट जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना, ये डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि जब भी इन्फ्लेशन होगा तो उस केस में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमेशा बढ़ ही जाएगा। अगर इन्फ्लेशन हुआ है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से, सामान ही महंगा हो गया है, तो वैसे केसेस में कंपनी जो है हम लोग देखिए कम से कम मैन्युफैक्चर करने का कोशिश करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर घट जाता है। लेकिन डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से अगर महंगाई हुआ है तो वैसे केसेस में हम लोग क्या देखें, कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने का कोशिश करेगा क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है। क्लियर है, फिर हम लोग और क्या देखें, टैक्सेशन पे देख लो, टैक्सेशन पे क्या असर पड़ेगा, गवर्नमेंट को जो टैक्स कलेक्शन होता है, मान लो अभी क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो कितना टैक्स लगा रहा है, वो मान लो 2 रुपए का 2% का टैक्स लगा रहा है। पेट्रोल जो था वो अभी कितना था, मान लो 50 रुपए में बिक रहा है, 50 रुपए में बिक रहा है तो 2% का अगर टैक्स लगा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 1 रुपए के बराबर होगा। क्लियर है, अब अगर सपोज कर लो ये पेट्रोल का दाम जो है ये कितना हो गया, 50 रुपए से बढ़ करके 100 रुपए हो गया। अब गवर्नमेंट 2% का अगर टैक्स लगा रहा है तो अब गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा, लगभग 2 रुपए जाएगा। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है वो टैक्स कलेक्शन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, ये जो टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुआ है ये तो नॉमिनल टर्म्स में हुआ है, रियल में अगर देखा जाए तो पहले 1 रुपए था, अभी 2 रुपए है। क्लियर है, और मतलब पहले जब टैक्स कलेक्शन 1 रुपए था तो उस टाइम जो है अ, मतलब पहले जब टैक्स कलेक्शन 1 रुपए था तो उस टाइम पे जो उसका परचेसिंग पावर था उस हिसाब से अभी क्या है, जब इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो इन्फ्लेशन दोगुना हो गया ना, तो उस केस में क्या है कि उसका परचेसिंग पावर भी क्या है, दोगुना घट गया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट का अगर हम लोग देखें तो भले टैक्सेशन ओवरऑल अगर हम लोग देखें नॉमिनल टर्म्स में टैक्सेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन को कंसीडर करके देखें तो इन टैक्सेशन में कुछ खास इजाफा देखने को हम लोग को नहीं मिलता है। क्लियर है, लेकिन हाँ ये ध्यान में रखना कि जब भी इन्फ्लेशन होगा तो गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन होगा वो हमेशा थोड़ा ज्यादा होगा। जैसे हम लोग हम अक्सर पढ़ते रहते हैं रिपोर्ट में कि इस साल गवर्नमेंट जो है टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा किया। इसका मतलब क्या है, टैक्स कलेक्शन ज्यादा होने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है क्या कि देश में महंगाई बहुत ज्यादा था इसीलिए टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुआ है। क्लियर है, क्योंकि अगर 100 रुपए में बिक रहा है तो 2 रुपए टैक्स कलेक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट अगर 2% टैक्स लगा रहा है तो वही अगर 1000 रुपए में वो सामान बिकना स्टार्ट हो जाए तो 2% टैक्स लगाएगा तो 20 रुपए में बिकना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इन चीजों पे डिपेंड करता है। क्लियर है, सेम अगर सपोज कर लो इनकम टैक्स है, अगर मैं पहले 10,000 कमा रहा था
क्लियर है। ये 10,000 कमा रहा था और इनकम टैक्स जो है वो 5% मान लो लग रहा है, तो उस केस में जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, लगभग 500 रुपए हो जाएगा। अगर यही मान लो अब मेरा ये जो है ये 1 लाख रुपए हो गया है, क्लियर है। अब वैसे केसेस में 5% जो है वो इनकम टैक्स लग रहा है, तो वैसे केसेस में अब ये कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो है ये डिपेंड करता है क्या, मतलब इन्फ्लेशन जब भी होगा तो उसकी वजह से गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन पहले जो 500 रुपए का हो रहा था वो 5,000 का होने लगे। मतलब चाहे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो या इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो, दोनों का दोनों टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का बढ़ जाएगा। फिर अभी आते वो क्वेश्चन पे जो अभी धर्मेंद्र पूछ रहा था कि एक्सपोर्ट पे क्या होगा। क्लियर है। ये देखो, ये इसको बहुत ध्यान से सुनो, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रखा है 2-3 बार कि एक्सपोर्ट कैसे इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन की वजह से। देखो, 2 केस स्टडी बनता है। केस स्टडी 1 ले लो, क्लियर है। केस 1 ये ले लो कि अभी क्या है, महंगाई है, और ये जो महंगाई है, इस महंगाई होने की वजह से क्या है, हम लोग देखें कि जब भी महंगाई होगा उस महंगाई में क्या है, जो परचेजिंग पावर है वो घट जाता है। ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार मैं बता देता हूँ। परचेजिंग पावर का तो वैसे मैंने बता रखा है। जैसे सपोज कर लो, कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि पेन जो है वो क्या है, 20 रुपए का, 20 रुपीज पर पेन है, ऐसे। क्लियर है। तो अभी 100 रुपए का जो परचेसिंग पावर है, वो 100 रुपए का परचेसिंग पावर कितना है, 5 पेन के बराबर है। क्लियर है। अगर ये इसका दाम बढ़ के कितना हो जा रहा है, 25 रुपए पर पेन हो जा रहा है, तो अभी जो 100 रुपए का परचेसिंग पावर होगा वो किसके बराबर होगा, 4 पेन के बराबर होगा। मतलब अब हम लोग 100 रुपए में कितना पेन खरीद सकते हैं, 4 पेन खरीद सकते हैं। क्लियर है। तो वैसे केसेस में अब देखो, अगर यहाँ पे तो हमारा क्या हुआ, इंडिया में महंगाई बढ़ गया, लेकिन मान लो यूएसए में महंगाई बढ़ा ही नहीं है उतना। क्लियर है। वहां पे क्या था, वहां पे अभी मान लो पहले जो है वो $1 इक्वल टू जो है वो 50 रुपीज था। मान लो $1 इक्वल टू 50 रुपीज था। अब वैसे केसेस में देखो, वैसे केसेस में क्या है कि यहाँ अगर $100, 100 रुपए, इसका मतलब क्या, $2। क्लियर है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इस केस में क्या है कि $2 का परचेसिंग पावर कितना है, 5 पेन के बराबर है। यहाँ पे $2 का, अभी क्योंकि रुपीस तो उतना का उतना ही है, यहाँ पे रुपी डेप्रिशिएट किया है, बट डॉलर तो डेप्रिशिएट नहीं किया है ना। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि डॉलर और रुपीस में, मतलब अगर हम लोग बोले रुपी जो है वो क्या है, डेप्रिशिएट कर गया, उसका वैल्यू घट गया है, किसके कंपेयर में, डॉलर के कंपेयर में, क्योंकि डॉलर तो जस का तस वैसा ही है। ये अगर वो घटा भी है तो उतना नहीं घटा है जितना इंडिया में घटा है। इंडिया के केस में क्या है, हम लोग देखे थे जब भी इन्फ्लेशन होगा तो रुपीस का परचेसिंग पावर जो होगा वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। परचेसिंग पावर कम होगा मतलब $1 में जितना सामान हम लोग खरीद सकते हैं और $1 में जितना हम लोग सामान खरीद सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। क्लियर है। मतलब क्या है कि मान लो $1 का जो परचेसिंग पावर है वो किसके बराबर है, मान लो 90 रुपए का परचेसिंग पावर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि $1 90 रुपए के बराबर है। अगर ये सपोज कर लो $1 90 रुपए से $1 जो है वो 100 रुपए हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि इंडिया का जो करेंसी है उसका परचेसिंग पावर और भी ज्यादा घट गया है। मतलब इंडियन रुपी जो है वो क्या हो गया, डेप्रिशिएट कर गया। ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। हाँ, चलो ठीक है, इसको आगे देख लेते हैं। क्लियर है। तो ये देखो, अब यहाँ पे आगे देख लो, यहाँ पे ये अगर समझ में आ गया डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब मैं बता देता हूँ एक्सपोर्ट का इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा। सॉरी, इन्फ्लेशन का एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा। सपोज कर लो, अभी क्या है, केस 1 मैंने क्या लिया कि इन्फ्लेशन जो है वो किस चीज की वजह से हो रहा है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन जब भी होगा, तो मैंने क्या बताया, इन्फ्लेशन अगर हो रहा है तो रुपी क्या होगा, रुपी डेप्रिशिएट करेगा। क्लियर है, क्योंकि परचेसिंग पावर घट जाएगा। क्लियर है। अब अगर परचेसिंग पावर घट जाएगा तो इसका मतलब क्या है, रुपी डेप्रिशिएट कर गया है। अब अगर हम कुछ भी चीज एक्सपोर्ट करना चाहे, अपना सामान बाहर, अब अगर सपोज कर लो हम जो है अपना सामान बाहर एक्सपोर्ट करना चाह रहे, तो वैसे केसेस में सपोज कर लो मैं अपना कोई भी सामान जो है ये 100 रुपए का है।
इस सामान को, ये मेरा 100 रुपए का एक बैग है, इसको बाहर बेचना चाह रहा हूँ। अभी क्या है कि पहले जो है, मान लो ये 2022 में अगर मैं बेच रहा था, तो 2022 में क्या ये 100 रुपया, मान लो ये $1 इक्वल टू जो है वो 100 रुपीज के बराबर है। तो वैसे केसेस में अभी अगर मैं बैग 100 रुपया में बेच रहा हूँ, तो वहां से मैं कितना लेकर के आ रहा हूँ? $1 लेकर के आ रहा हूँ। मतलब इंडिया में मुझे कितना पैसा मिल रहा है? $1 मिल रहा है। ये 100 रुपया मैं यूरोप में जाकर के बेच रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अभी क्या है, अब 2023 में, या मान लो 2026 में क्या हो गया, $1 इक्वल टू मान लो 200 रुपीज हो गया। तो अभी मैं बेच कितना में रहा हूँ? 100 रुपए में ही बेच रहा हूँ। क्लियर है? अब मैं जब वो 100 रुपए में बेचूंगा, तो यूरोप में वो जो बिकेगा वो कितना में बिकेगा? 100 रुपए में बिकेगा, मतलब $0.5 में बिकेगा। मतलब यूरोप में जो वो सामान बिकेगा वो तो सस्ता में बिकेगा ना, क्योंकि अभी 2026 में क्या है, $1 इक्वल टू 200 रुपए हो गया। तो अभी जो सामान वहां पे बिकेगा वो सामान क्या है, काफी ज्यादा सस्ता में बिकेगा। इसका मतलब अगर यूपी डेप्रिशिएट कर रहा है, तो मेरा जो एक्सपोर्ट आइटम है, क्लियर है, एक्सपोर्ट आइटम्स विल बिकम चीपर, क्लियर है, इन वर्ल्ड मार्केट। कि जो एक्सपोर्ट आइटम जो मेरा होगा वो क्या होगा, वर्ल्ड मार्केट में काफी ज्यादा सस्ता हो जाएगा। अगर ये सस्ता में बिकेगा तो इसका मतलब क्या है, ये सस्ता में अगर बिक रहा है, तो अब मेरा सामान ज्यादा से ज्यादा बिकेगा विदेशों में। अब अगर मेरा सामान ज्यादा से ज्यादा बिकेगा, तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा ना, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करूंगा। इसका मतलब जो एक्सपोर्ट बिजनेस है विल इंक्रीज। समझ में आ रहा है? तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, और इन्फ्लेशन होने की वजह से क्या हो रहा है कि रुपी डेप्रिशिएट कर जा रहा है, तो उस केस में क्या है, एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो मेरा फ्लरिश करेगा। इसीलिए देखो, जो चाइना है, चाइना क्या है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टिंग कंट्री है, मेड इन चाइना सामान दुनिया भर में बिकता है। तो वैसे केसेस में क्या है, चाइना जानबूझकर अपना जो रुपी है, वहां का जो करेंसी है युआन, उसको जो है जानबूझ करके वो क्या कहता है, डेप्रिसिएट करके रखता है। क्यों? ताकि चाइनीज सामान जो है वो विदेशों में जो है वो सस्ते में बिक सके। अब यहाँ पे एक कंडीशन और देखो, इन्फ्लेशन अगर मान लो हुआ है, और ये इन्फ्लेशन किस चीज की वजह से हुआ है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। क्लियर है? अगर इन्फ्लेशन जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, तो उस केस में अब क्या है कि सारा सामान जो है, अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से हुआ, तो अब हम जो भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो चीज तो महंगा हो गया ना। इसका मतलब क्या है कि इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज, आवर गुड्स एंड सर्विसेज विल बिकम कॉस्टलियर, will be will be will become कॉस्टलियर। अब अगर मेरा गुड्स और सर्विसेज जो है वो महंगा बिकेगा, तो वैसे केसेस में क्या होगा, फॉरेन कंट्रीज में फॉल इन डिमांड। मतलब मेरा गुड्स और सर्विसेज ज्यादा महंगा तो बिकेगा नहीं, सॉरी, मतलब ज्यादा उसका डिमांड तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा गुड्स और सर्विसेज अब उसका कॉस्ट ही महंगा हो गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही महंगा हो गया। तो वो विदेशों में बिकेगा भी कैसे, सस्ता में। तो क्या देखने को मिलेगा, फॉल इन डिमांड ऑफ आवर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? और अगर ऐसा होगा, डिमांड अगर हम लोग का घटेगा, तो वैसे केसेस में क्या होगा, एक्सपोर्ट को लॉस होगा, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारे क्या होगा, लॉस होगा, लॉस में जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। अभी जैसा पूछा था ना कि एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा इन्फ्लेशन का, तो ये चीज ध्यान में रखो। ये डिपेंड करता है कि अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से इन्फ्लेशन हुआ है, तो वैसे केसेस में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लॉस होगा। लेकिन अगर नॉर्मल इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन वाला इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, तो वैसे केसेस में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को क्या होगा, बेनिफिट होगा। क्लियर है? फिर अगर हम लोग देखें बैलेंस ऑफ ट्रेड में, अगर हम लोग यहीं से देख ले कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होगा, तो यहाँ पे सेम वैसे ही हम लोग देख सकते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है ना, ये होता है हमारा क्या, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इसमें देखने से पहले जो है, हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा। एक्सपोर्ट पे असर हम लोग देख चुके हैं, ये डिपेंड करता है दो सिचुएशन पे। अभी हम लोग इंपोर्ट इंडस्ट्रीज पे क्या असर पड़ेगा इसको देख लेते हैं। मान लो क्या है, इन्फ्लेशन हो रहा है,
क्लियर है। अब अगर इन्फ्लेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, रुपी जो है वो डेप्रिशिएट कर जाएगा। क्लियर है। अब अगर रुपी डेप्रिशिएट करेगा तो इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज कर लो अभी क्या है, अगर हम कोई भी फॉरेनर जो है वो इंडिया में कोई भी अपना मान लो आईफोन जो है उसका प्राइस रखा है $10। क्लियर है। और $10 ऐसा प्राइस रखा है और $1 जो है वो मान लो 100 रुपीज के बराबर है। तो इसका मतलब अगर $10 प्राइस रखा है तो इंडिया में वो कितना में बिक रहा है, ये मान लो 2022 का डेटा है। तो $10 में अगर बेच रहा है और $1 का दाम $100 है तो ये कितने में बिकेगा इंडिया में, 10,000 रुपए में। अब मान लो 2025 में क्या हो गया कि $1 जो है ये हो गया है 200 रुपीज के बराबर। तो वैसे केसेस में अब जब ये $10 में बिकेगा तो इंडिया में कितना पैसा जाएगा, इंडिया में कितना में बिकेगा, अभी भी वो $10 में बेच रहा है लेकिन इंडिया में अब वो कितना में बिकेगा, 20,000 रुपए में बिकेगा। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में जो है इंपोर्ट जो है वो क्या होगा, कॉस्टली नहीं हो जाएगा। कि अगर रुपी डेप्रिशिएट कर जाए तो उसकी वजह से जो चीज पहले हम 10,000 रुपए में खरीद रहे थे वो चीज अब कितने में खरीद रहे हैं, 20,000 रुपए में खरीद रहे हैं। क्यों, क्योंकि रुपी जो है वो क्या हो गया, डेप्रिशिएट कर गया। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर रुपी डेप्रिशिएट करता है तो इंपोर्ट विल बिकम कॉस्टलियर। अगर इंपोर्ट कॉस्टलियर होगा तो वैसे केसेस में क्या है, दो बात हो सकता है। एक जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, क्लियर है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री विल बी बेनिफिटेड। जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जैसे सपोज कर लो अगर मोबाइल का इंडस्ट्री है तो जो मोबाइल का डोमेस्टिक इंडस्ट्री होगा उसको बेनिफिट होगा अगर मतलब रुपी डेप्रिशिएट करता है तो। लेकिन जिस चीज का अल्टरनेटिव मार्केट इंडिया में है ही नहीं वो तो हम लोग को कॉस्टली पड़ेगा ही ना। जैसे सपोज कर लो क्रूड ऑयल हो गया, क्लियर है, ये क्रूड ऑयल तो महंगा पड़ेगा ही इंडिया को। तो वैसे केस में क्या है, इस पे तो अब ज्यादा प्राइस हम लोग को देना ही पड़ेगा, क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो कंपलसरी इंपोर्ट्स है वो हमारा क्या होगा, महंगा हो जाएगा। लेकिन डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उसको क्या होगा, उसको हम लोग को बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल इंपोर्ट और बैलेंस ऑफ ट्रेड पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें, अभी जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ये हमारा क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर है। अब अगर सपोज कर लो मैं डेवलपिंग कंट्रीज का केस ले रहा हूं, क्लियर है, लाइक इंडिया, डेवलपिंग कंट्रीज, इसके केस में क्या होता है, एक्सपोर्ट जो है वो, जो निर्यात हम लोग करते हैं वो क्या होता है, आयात से ज्यादा होता है। सॉरी, डेवलपिंग कंट्रीज के केस में क्या होता है, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंडिया इंपोर्ट जो करता है वो क्या है, एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा है। अब हम लोग क्या देखें, एक्सपोर्ट में क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की वजह से। अगर हम लोग इन जनरल ले कि अगर वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है तो इन जनरल अगर हम लोग देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज को, एक्सपोर्ट को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, इंपोर्ट को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्योंकि इंपोर्ट में सामान क्या हो रहा है, महंगा हो जा रहा है। क्योंकि इंडिया जो है इंपोर्ट ज्यादा करता है तो ओवरऑल क्या होगा, जो निगेटिव है वो ज्यादा है ना। जो एक्सपोर्ट को फायदा हो रहा है वो एक्सपोर्ट तो कम कर रहा है। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को देखे तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर है। लेकिन वही अगर डेवलप्ड वर्ल्ड्स को हम लोग देखें, डेवलप्ड कंट्रीज को देखें, क्लियर है, तो उनके केस में क्या है, एक्सपोर्ट जो है ये हमारा ज्यादा है, किससे, इंपोर्ट से ज्यादा है। और क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से रुपी डेप्रिसिएशन होता है तो एक्सपोर्ट को फायदा होता है, मतलब पॉजिटिव ज्यादा होगा, और जो इंपोर्ट है, जो निगेटिव है, वो थोड़ा कम होगा। तो वैसे केसेस में इनको क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। समझ में आ जाए। तो इसका मतलब जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या होगा, इन्फ्लेशन की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह में अगर हम लोग देखें तो नेट लॉस में जाएगा, और डेवलप्ड कंट्रीज वगैरह में देखें तो नेट प्रॉफिट में जाएगा। तो ये जो है, ये हम लोग अगर देखें तो मतलब ये मेजर जो है हम लोग इम्पैक्ट देखें। अगर इकोनॉमी में देखें तो इकोनॉमी में अगर मैं बोलूं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किसी भी इकोनॉमी में ओवरऑल,
तो देखो कोई भी इकोनॉमी में जो है ना, स्टार्टिंग में तो इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन है तो वो अच्छा रहता है कि कहीं ना कहीं डिमांड जनरेट कर रहा है। अगर वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं डिमांड जनरेट कर रहा है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगा। लेकिन अगर वो इन्फ्लेशन जो है परसिस्टेंट रह जाता है, लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, तो वैसे केसेस में क्या है, वो नुकसानदेह साबित हो सकता है, अगर मतलब इनकम ग्रोथ जो है वो इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट से बहुत ज्यादा नहीं हुआ तो। क्लियर है? जिन लोगों का फिक्स्ड इनकम है उन लोगों को क्या होता है, फिक्स्ड इनकम वाले लोगों को तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उनको क्या है, बहुत ज्यादा नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। जो लोअर क्लास तबका है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए देखो जब भी इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, लेबर मूवमेंट वगैरह सब, आंदोलन वगैरह सब जो है ये सब बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना। तो ये जो है ये हम लोग ओवरऑल इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देखे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो सर। कोई डाउट है? सर अगेन रिपीट स्टैगफ्लेशन। अच्छा, इन इन्फ्लेशन पीरियड इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो, ठीक है, और स्टेबल, देन एक्सपोर्ट्स बूम। देखो मैंने बताया अभी, ये गलत सुन लिया ना तुमने, कहाँ गया एक्सपोर्ट वाला? देखो मैंने अभी यहाँ पे साफ साफ बताया कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है, इसको मैं फ्रेशली बता देता हूँ यहाँ पे। देखो ये समझ में आया ना कि अगर डेप्रिसिएशन की वजह से इन्फ्लेशन हो जाए तो उस केस में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो बूम करेगा। मैंने बोला कि अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह, मतलब जो इन्फ्लेशन हो जाए वो कॉस्ट पुश की वजह से हो जाए, तो वैसे केसेस में मैंने ये नहीं बोला कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बूम करेगा, मैंने बोला कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लॉस होगा। ये चीज मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर सपोज कर लो ये इन्फ्लेशन है, क्लियर है, और ये इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो जाए, ये इन्फ्लेशन किस चीज की वजह से हुआ है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। क्लियर है? तो अगर कॉस्ट पुश की वजह से हुआ, इसका मतलब क्या है, जो भी हमारा गुड्स और सर्विसेज होगा वो कॉस्टलियर हो जाएगा। क्लियर है? गुड्स एंड सर्विसेज कॉस्टलियर। और अगर गुड्स एंड सर्विसेज कॉस्टलियर हो जा रहा है तो उसके उस केस में क्या है कि हमारा जो सामान जो वर्ल्ड मार्केट में बिकेगा वो भी तो महंगा बिकेगा। क्लियर है? मतलब ये कहाँ पे हो जाए, गुड्स एंड सर्विसेज कॉस्टलियर इन वर्ल्ड मार्केट। अगर वर्ल्ड मार्केट में मेरा सामान महंगा बिकेगा तो लोग तो अल्टरनेटिव हमेशा चीपर गुड ही देखेंगे ना। तो वैसे केसेस में क्या होगा, मेरा सामान का डिमांड जो है वो क्या होगा, घट जाएगा ना वर्ल्ड मार्केट में। इसका मतलब मेरा सामान जो वर्ल्ड मार्केट में कम बिकेगा ना, तो वैसे केसेस में अब क्या होगा, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो मेरा है उसको तो लॉस होगा। क्लियर है? तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखो। और स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन मैंने बताया था कि ये वो सिचुएशन है जहाँ पे फिलिप कर्व ब्रेक कर जाता है। मतलब कि जो नॉर्मली हम लोग देखे थे इन जनरल डिमांड पुल इन्फ्लेशन के केस में, कि इन्फ्लेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अनएम्प्लॉयमेंट का, वो चीज यहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन भी हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है। क्लियर है? और साथ ही साथ मार्केट में रिसेशन भी है, मतलब स्टैग्नेशन है कहीं ना कहीं। क्लियर है? तो वैसे सिचुएशन को हम लोग स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ये देखो, ये जो नॉर्मल फिलिप कर्व है, ये कर्व क्या हो जा रहा है, ये ब्रेक कर जा रहा है। मतलब जो रिलेशन हम लोग पढ़े थे, इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट, वैसा नहीं होगा। क्लियर है? एक बार रिकॉर्डिंग यहाँ पे पॉज कर लो, फिर आगे का डाउट क्लियर करते हैं। कर लिए रिकॉर्डिंग पॉज?